गोल्डन विंग्स सिटी, स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का गढ़। ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन के अन्य दो शहरों डोंगेन सिटी और जेड ब्यूटी सिटी की तुलना में ये श्रेणी में थोड़ा कम था। हालांकि शहर में प्रवेश पर कुछ प्रतिबंध थे, सभी जनजातीय समूह प्रवेश कर सकते थे और ड्रैगन और सांपों के साथ ये शहर अधिक जीवंत दिखाई देता था। वांग ये सीधे गोल्डन विंग्स सिटी नहीं आए, इसके बजाय वह सबसे पहले महान आनंद घाटी में गए, जो दिव्य क्षेत्रों का केंद्र है, ताकि महान आनंद चरमपथ का अनुभव कर सकें। रास्ते में उन्होंने त्रिरूपांतरण दर्पण का उपयोग कर पहचान का आदान प्रदान किया तथा स्वर्ग को जोड़ने वाले स्तंभ के प्रति सम्मान व्यक्त किया, जो ऊपर स्वर्ग की ओर जाने वाला एक पौराणिक मार्ग है। इसके बाद वह गोल्डन विंग्स सिटी पहुंचे। मुझे इंतजार के लिए खेद है, वांग ये ने जिन यूजुन से कहा। एकांत में साधना करना बिल्कुल सामान्य बात है, जिन यूजुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और हल्के से इस पर प्रकाश डालते हुए उसने वांग यी को आंतरिक भवन में ले गया। क्या तुमने ग्लेज्ड डेथ रियल में अवसरों की भूमि में बहुत कुछ हासिल किया? वांग ये ने सिर हिलाया। बहुत कुछ सीखा, ये भी अवसर का एक हिस्सा है, जिन यूजुन ने मुस्कुराते हुए कहा और सहजता से कहा। वैसे क्या आपने अभी ग्रेट ब्लिस वैली का दौरा किया? वांग ये ने हल्के से गुनगुनाया, बस इधर उधर घूम रहा था। मैं समझ गया। जिन यूजुन ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ग्रेट ब्लिस वैली में प्रवेश करने के बाद उसने राजा जिन जियाओदाई के साथ सभी संपर्क खो दिए थे। उसके मन में संदेह तो था, लेकिन वह किसी बात की पुष्टि नहीं कर सका। एक बूढ़ी लोमड़ी और एक जवान लोमड़ी दोनों रास्ते में अभिनय करते और एक दूसरे को टटोलते हुए जल्द ही वे आंतरिक भवन में प्रवेश कर गए। अत्यंत सुंदर महारानी जिनयेना शहर के कामकाज को संभालने में व्यस्त थीं। जिन यूजुन और वांग ये को देखकर उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने व्यस्त काम में लगी रही। वे दोनों एक तरफ हट गए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। बहुत समय के बाद महारानी जिनयेना ने अंततः अपना सिर उठाया और दोनों की ओर हल्के से सिर हिलाया। आप आ गए हैं। नमस्कार महारानी जिनयेना, वांग ये ने थोड़ा झुककर कहा। जिन यूजुन चुपचाप महारानी जिनयेना के पीछे खड़ा था। वांग यी को आंकते हुए उसकी फीनिक्स जैसी आंखें चमक उठीं। वांग यी ने जवाब में अपना संयम बनाए रखा। महारानी जिनयेना ने कहा, मैंने सम्राट जिन चेशुई और सम्राट कियानयुन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वांग ये ने सिर हिलाया। क्या आप परिणाम नहीं पूछेंगे? महारानी जिनयेना ने पूछा। एट नोवेलबन एट। वांग ये ने जवाब दिया, यह मेरे लिए अप्रासंगिक है। महारानी जिनयेना मंद मंद मुस्कुराई। वह बच निकला। वांग ये शांत रहा। उन्होंने सम्राट कियानयुन को पहले भी देखा था, साथ ही सम्राट जिन चेशुई और सम्राट कियानयुन के बीच लड़ाई भी देखी थी। ब्रह्मांड चरमपथ में निपुण एक विशेषज्ञ इतनी आसानी से नहीं मारा जाता। सम्राट जिन चेशुई ने आपसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया, महारानी जिनयेना ने अचानक कहा। धन्यवाद। वांग ये अभी भी शांत रहा। महारानी जिनयेना और जिन यूजुन ने एक दूसरे को देखा। ये युवा उच्च आयाम भगवान सरल नहीं था। उनकी प्रतिक्रियाओं से कुछ भी पता नहीं चल सका। क्या अमर कबीले के नेता का कंकाल अभी भी तुम्हारे पास है? महारानी जिनयेना ने कुछ भी पूछने में असफल होकर सीधे सवाल करना उचित समझा। हाँ, वांग ये ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया। उसने जनजाति नेता का कंकाल निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। महारानी जिनयेना की आंखें चमक उठीं। जिन यूजुन और उसने अराजकता दिव्य शरीर कंकाल का विस्तार से निरीक्षण किया। ध्वनि संचार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हुए उन्होंने विवरण पर चर्चा की। वांग यी बेफिक्र होकर थोड़ा पीछे हट गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। जनजाति नेता का कंकाल अमर मंदिर और अराजक ब्रह्मांड दोनों से अपना संबंध खो चुका था। वह सिर्फ एक साधारण अराजक दिव्य शरीर था, कुछ खास नहीं। मरे हुए प्राणी की विरासत वह पहले से ही नीचे ले लिया था। जनजाति नेता का कंकाल अब अन्य पहलुओं में उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। स्वाभाविक रूप से अराजकता के देवता के कंकाल का अभी भी काफी मूल्य था। और अब स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की अवसर की भूमि पर वापस ये जनजाति नेता का अराजक ब्रह्मांड था। दोनों अभी भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। एक लंबे समय के बाद महारानी जिनयेना खड़ी हो गईं, उनकी खूबसूरत आंखें घूम गईं। उन्होंने वांग ये की ओर देखा। सम्राट जिन चेशुई ने कहा कि आप अमरता सम्राट शरीर का प्रदर्शन कर सकते हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। मैंने इसे विकसित किया है। वास्तव में न तो महारानी जिनयेना और न ही जिन यूजुन आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि राजा जिन जियाओदाई की पृष्ठभूमि स्वर्ग से उत्पन्न हुई होगी। एक नियमित दिव्य क्षेत्र दिव्य खजाने को नहीं समझ सकता, लेकिन स्वर्ग ऐसा कर सकता है। वह स्थान देवताओं का क्षेत्र था। इसके अलावा गोल्डन विंग्स सिटी पहुंचने से पहले ग्रेट ब्लिस वैली में वांग ये के गायब हो जाने से वे और भी अधिक आश्वस्त हो गए थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके पिता कौन हैं? महारानी जिनयेना ने पूछा। मुझे खेद है। वांग ये ने अपना सिर हिलाया और खुलासा करने में अनिच्छा प्रदर्शित की। महारानी जिनयेना ने अपने होठों को थोड़ा सा दबाते हुए आगे कुछ नहीं कहा।
वह अब इस युवा उच्च आयाम भगवान को समझने में कुछ हद तक असमर्थ थी। अपने संपर्कों के माध्यम से उसने स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के लगभग आधे दिव्य क्षेत्रों की जांच कर ली थी और उसे राजा जिन जियाओदाई नाम नहीं मिला था। अतः यह संभवतः छद्म नाम था। बेशक अगर वह सचमुच स्वर्ग संयोजी स्तंभ से आया था तो कुछ भी न मिलना सामान्य बात थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महारानी जिनयेना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, क्या तुमने जनजाति नेता का कंकाल इसलिए प्राप्त किया क्योंकि तुम्हारे पास अमर सम्राट शरीर के दिव्य खजाने हैं? नहीं, वांग ये ने अपना सिर हिलाते हुए याद किया, पहली बार जब मैंने जनजाति नेता के कंकाल को छुआ था तो मैं इसे दूर ले जाना चाहता था, लेकिन एक अदृश्य अवरोध मुझे रोक रहा था। इसे तोड़ने के बाद मैंने पाया कि जनजाति नेता का कंकाल अमर मंदिर से जुड़ा हुआ था और इसे हिलाना असंभव था। महारानी जिनयेना ने सिर हिलाया। ये बात सम्राट जिन चेशुई ने जो कहा था उससे मेल खाती है। बाद में तुम्हें ये कैसे मिला? महारानी जिनयेना ने फिर पूछा। मुझे खुद भी यकीन नहीं है, वांग ये ने अपना सिर हिलाया। बाद में मुझे वास्तव में कोई उम्मीद नहीं थी, मैं बस यून जाति के सबसे मजबूत व्यक्ति के साथ मुकाबला कर रहा था, जब मैंने अचानक पाया कि जनजाति नेता के कंकाल और अमर मंदिर के बीच का संबंध बिना किसी दबाव के टूट गया है, और फिर मैंने इसे ले लिया। महारानी जिनयेना ने सोचा, ये संभव है कि अन्य शक्तिशाली साधकों ने विरासत प्राप्त कर ली और अमर मंदिर पर नियंत्रण कर लिया, इसलिए संपर्क टूट गया। वांग ये ने सिर हिलाया। मैंने वापस लौटने के बाद इसके बारे में सोचा और मुझे भी ऐसा ही लगा। वास्तव में यह जरूरी नहीं कि सम्राट जिन चेशुई और सम्राट कियानयून ही हो, अमर मंदिर का कोई भी साधक संभव हो सकता है। महारानी जिनयेना ने कहा, लेकिन मंदिर की अवशिष्ट इच्छा ने सबसे मजबूत यू जाति के योद्धा और सम्राट जिन चेशुई पर हमला किया। वांग ये ने कहा, ये लक्ष्य में बदलाव हो सकता है, या हो सकता है कि उन्होंने जनजाति नेता के कंकाल को छुआ हो, इसलिए जनजाति नेता की अवशिष्ट चेतना ने अवचेतन रूप से उन्हें दुश्मन मान लिया हो। बेशक मंदिर में कहीं और भी यही हो रहा होगा। शायद। महारानी जिनयेना ने कोई बयान नहीं दिया, केवल जनजाति नेता के कंकाल को धीरे से छुआ। उनकी आंखें चमक रही थीं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए कंकाल उधार ले सकती हूँ? वांग ये ने महारानी जिनयेना की ओर देखा और अचानक कहा, अगर आप चाहें तो क्यों नहीं, इसे खरीद लें। ओह! महारानी जिनयेना और जिन यूजुन दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। राजा जिन जियाओदाई का प्रस्ताव उनके लिए कुछ अप्रत्याशित था। एक क्षण के लिए वे इस रहस्यमय उच्च आयाम भगवान के इरादों को समझने में असमर्थ थे। उसका क्या मतलब है? वांग ये मन ही मन मुस्कुराया। जब से उसने यहाँ आने का साहस किया है, वह हर चीज के लिए तैयार है। वह न केवल इस गर्म आलू को त्यागना चाहता था, बल्कि वह इसे एक कदम आगे बढ़ाने वाले पत्थर से बदलना चाहता था। दुश्मन की पंक्ति में घुसपैठ करने के लिए। क्या आप स्वयं इसे नहीं चाहते? महारानी जिनयेना ने एक मुस्कान के साथ पूछा, जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ परेशानी ही पैदा करता है। वांग ये ने कहा, बेहतर होगा कि मैं इसे समकक्ष संसाधनों से बदल लूं, जो मेरे लिए बेहतर होगा। क्या ऐसा है? तो फिर तुम क्या चाहती हो? महारानी जिनयेना की सुंदर आंखें हिल गईं। लड़ाकू विभाग कमांडर का पद। तारानकन, गोल्डन लीफ जिला। वांग ये ने कहा, मैं जल्द ही गोल्डन विंग्स सिटी, ओल्ड एंशियंट में जा रहा हूँ। महारानी जिनयेना सहमत हो गईं। कृपान राजा प्राचीन की पुतलियां चमक उठीं। वह इस पर विचार करना चाहती है। वांग ये मुस्कुराया, लेकिन जब तक वह अमर वंश विरासत के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती, तब तक लड़ाकू विभाग कमांडर का पद अनिवार्य रूप से मेरा होगा। क्या वास्तव में जनजाति नेता के कंकाल में अमर कबीले की विरासत है? कृपान राजा प्राचीन ने संदेह से पूछा। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। जब तक किसी की इच्छाशक्ति काफी मजबूत है, अराजकता देवताओं के स्तर तक पहुंचना, जनजाति नेता के अराजक ब्रह्मांड से जुड़ना, जो अवसरों की भूमि भी है, कोई अमर कबीले की पूरी विरासत प्राप्त कर सकता है। गुप्त तकनीकें। कृपान राजा प्राचीन चौंका। वांग ये ने हंसते हुए कहा, वास्तव में अमर कबीले की साधना विरासत हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, भले ही इसे महारानी जिनयेना को दे दिया जाए। हमने खुद इसकी एक प्रति रख ली है, यह कोई नुकसान नहीं है। नुकसान अमर कबीले का है, ये हमारी मानवीय चिंता का विषय नहीं है। अमर कबीले की विरासत के सबसे मूल्यवान हिस्से वास्तव में अमर कबीले के शक्तिशाली और अमर मंदिर की वीर आत्माएं हैं। स्थानिक खजानों और सहज क्षेत्र सार के टुकड़ों के साथ हमने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। बाकी सब मायने नहीं रखता। महारानी जिनयेना को एक बड़ा उपकार देने से एक बड़ी मुठभेड़ से उत्पन्न होने वाली संभावित परेशानी दूर हो जाती है, साथ ही साथ दुश्मन पर भीतर से प्रहार भी होता है। एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारना। कृपान राजा प्राचीन ने सिर हिलाया। यदि ऐसा है, तो आप युद्ध विभाग में प्रवेश करके इसके कमांडर बनने के लिए इतने इच्छुक क्यों हैं? क्योंकि ऐसे अवसर एक बार छूट जाने के बाद चले जाते हैं, वांग ये ने कहा। कॉम्बैट डिपार्टमेंट ग्रेट ब्लिस आउटर डोमेन इंस्टीट्यूशन की शाखा है जो विशेष रूप से युद्ध के लिए जिम्मेदार है। अभी गोल्डन विंग डिवाइन रेस आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सामना कर रही है,
इनेट कैस रियल्म हर जगह लड़ाई में भड़क रहा है, जिससे कई अच्छे अवसर मिल रहे हैं। अवसरों की यह भूमि सिर्फ एक मुठभेड़ है। हमारे पास कोई समर्थन नहीं है। हमें हर अवसर का उपयोग करना चाहिए तथा भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। हमेशा अकेले आगे बढ़ना संभव नहीं है। आग से अखरोट को बाहर निकालना दीर्घकालिक रणनीति नहीं है। आप नदी के किनारे बिना अपने जूते गीले किए नहीं चल सकते। किसी शक्तिशाली समर्थक पर भरोसा करना बेहतर है। चाहे कुछ भी हो, स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति अभी भी एक दिव्य जाति है। इसके अलावा एक कमांडर के रूप में मेरे पास पर्याप्त शक्ति होगी। मैं ब्रह्मांड में सबसे मजबूत कई टीमों का नेतृत्व करने में सक्षम होऊंगा। मुझे बस महारानी जिनयेना के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है। यदि आकाश गिर पड़े तो महारानी जिनयेना वहां सहायता के लिए मौजूद रहेंगी। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति सहायता के लिए वहां मौजूद रहेगी। कृपान राजा प्राचीन की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और वह चिंतित होकर बोला, लेकिन क्या तुम्हें अपनी पहचान उजागर होने का डर नहीं है? वांग ये ने हंसते हुए कहा, लड़ाकू विभाग ग्रेट ब्लिस आउटर डोमेन इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, जो आंतरिक संस्थानों से अलग है। जब तक मैं सावधान रहूंगा तब तक उजागर होने की संभावना अधिक नहीं है। राजा जिनजिली सिर्फ स्रोत विभाग से एक सर्वोच्च है, यहाँ तक कि कप्तान के पद तक भी नहीं पहुँच पाया है। मैं लड़ाकू विभाग का कमांडर होने के नाते उनसे पूरी तरह अलग हूँ। जब तक मेरा सामना अराजकता के देवताओं से नहीं होता, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। कृपान राजा प्राचीन ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि आप महान आनंद दिव्य डोमेन छोड़ने की योजना बना रहे थे। नहीं जा सकते, बूढ़े प्राचीन। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। सम्राट जिन चेशुई हमें देख रहे हैं। महारानी जिनयेना भी हम पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती हैं। जिस क्षण हम चले जाएंगे, क्या आपको लगता है कि सम्राट जिन चेशुई तुरंत कार्रवाई करेंगे? जाने देने से बेहतर है कि गलत तरीके से मार दिया जाए। सबसे खतरनाक स्थान सबसे सुरक्षित स्थान है। पहले स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति में घुल मिल जाओ, अपनी शक्ति एकत्रित करो और धीरे धीरे चीजों के व्यवस्थित होने की प्रतीक्षा करो। इस बीच मैं लड़ाकू विभाग के कर्तव्यों के माध्यम से कुछ छोटे अवसर भी प्राप्त कर सकता हूँ। इसके अलावा वांग ये ने दूर तक देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। अनडाइन क्लैन मुठभेड़ प्राप्त करने के बाद अब हमारे पास पर्याप्त संसाधन और चिप्स हैं। अभी जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थिर विकास ही असली सौदा है। 10,000 वर्ष न तो लंबे हैं और न ही छोटे। हमारे लिए एक ठोस नींव रखना ही काफ़ी है। अपने शिक्षक को बचाना ही काफ़ी है। आइए पहले इस छोटे लक्ष्य को पूरा करें। अचानक वांग ये की चेतना में एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव प्रसारित हुआ और उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। महारानी जिनयेना सहमत हो गई हैं। ये ने प्राचीन काल के लिए कई बहुमूल्य वस्तुएं छोड़ी। फिर वह अकेले गोल्डन विंग्स सिटी चले गए। आप अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख सकते। यदि उसे कुछ हो गया तो इन मूल्यवान वस्तुओं के साथ ओल्ड एंशियंट या तो सबसे मजबूत बनने के लिए साधना कर सकता था, या प्रिमोडियल स्टार के जरूरी मुद्दों को हल करने के लिए उच्च आयामों से लकी रेस जैसी जातियों को किराए पर ले सकता था। यह एक प्रकार का सुरक्षा जाल था। सामान्यतः प्राचीन काल में आदिम ब्रह्मांडीय सागर में कोई शत्रु नहीं था और वे महान आनंद दिव्य क्षेत्र में शांतिपूर्वक साधना करते थे, इसलिए कुछ भी नहीं होना चाहिए था। जहां तक खुद का सवाल है, आगे बढ़ो, सीमा तक प्रयास करो। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का मंच पहले से ही उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त था, जिसके पास नवागंतुक के रूप में कोई शक्ति या प्रभाव नहीं था, विशेषकर सेना कमांडर का पद, जो अत्यंत उच्च दर्जा रखता था। महान आनंद दिव्य क्षेत्र की स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति आंतरिक क्षेत्र संस्थाओं और बाहरी क्षेत्र संस्थाओं में विभाजित है। आंतरिक डोमेन में 3 प्रमुख विभाग शामिल हैं, गार्ड विभाग, नगर विभाग और वित्त विभाग। बाहरी क्षेत्र की संस्थाओं में अन्वेषण विभाग, स्रोत विभाग और युद्ध विभाग शामिल हैं। यहाँ रहस्यमयी स्वर्गीय विभाग भी है, जो स्वर्ग को जोड़ने वाले स्तंभ से आता है। महान आनंद दिव्य डोमेन के 7 विभागों में से युद्ध विभाग दूसरे स्थान पर है, मायावी स्वर्गीय विभाग के ठीक बाद। इसका मुख्य दायित्व केवल एक है, मुकाबला। चाहे वह जन्मजात अराजकता का क्षेत्र हो, उच्च आयामी ब्रह्मांडीय हो या जातीय युद्ध हो, युद्ध विभाग हमेशा नेतृत्व करता है। वे सभी लोग जो युद्ध विभाग में प्रवेश करते हैं, स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के शक्तिशाली योद्धा होते हैं। यद्यपि मृत्यु दर अधिक है, पुरस्कार भी बहुत अच्छे हैं तथा मजबूत विशेषज्ञ विकसित होने की दर भी बहुत अधिक है। जो लोग युद्ध विभाग में प्रशिक्षित होते हैं और अंततः स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति के स्वर्ग संयोजक स्तंभ तक पहुंचते हैं, उनकी संख्या गिनती से परे है। महान परमानंद दिव्य क्षेत्र में 33 युद्ध शिविर हैं, जो स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति द्वारा नियंत्रित दिव्य क्षेत्रों की संख्या के समान है। प्रत्येक युद्ध शिविर का एक नेता होता है। नेता के नीचे कमांडर होते हैं और कमांडरों के नीचे कैप्टन होते हैं। उदाहरण के लिए, ना कॉम्बैट कैंप की नेता महारानी जिनयेना हैं। जिन यूजुन उनके प्रधानमंत्री हैं, जो युद्ध विभाग के मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी कमान के अंतर्गत 5 कमांडर हैं, जिनमें से प्रत्येक 5 से 10 टीमों का प्रभारी है।
क्योंकि कोई भी कमांडर नहीं गिरा है, इसलिए आप उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं, बल्कि आपको छठे कमांडर के रूप में शामिल किया गया है। जिन यूजुन ने वांग यी को समझाया जब वह लड़ाकू शिविर में पहुंचे, आपकी सेना में मूल 5 कमांडरों की टीमों में से प्रत्येक से चुनी गई टीमें शामिल हैं। समझ गया। वांग यी को आश्चर्य नहीं हुआ। यदि उनका अनुमान गलत नहीं होता तो ये 5 टीमें मूल कमांडरों की टीमों में संभवतः सबसे कमजोर थीं। लेकिन कोई बात नहीं, उनका होना ही मायने रखता है। यहाँ तक कि सबसे कमजोर कप्तान भी ब्रह्मांड के सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक है। यहाँ तक कि सबसे बुरा सदस्य भी एक सर्वोच्च जीवन रूप है। एक साधारण छठे कमांडर के रूप में भी वह अन्य 5 कमांडरों के बराबर थे और उन्हें केवल महारानी जिनयेना से आदेश लेना पड़ता था। ध्यान रखें, कमांडर का पद मूलतः ऐसा था जहां केवल सर्वोच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ ही बैठ सकते थे। क्या जनजाति नेता के अवशेषों के एक सेट को 5 सबसे मजबूत विशेषज्ञों, सर्वोच्च स्तर की ताकत की 5 टीमों के साथ बदलना उचित था? एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत बाकी 5 कमांडरों से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा कमांडर होना और उधार ली गई शक्ति का प्रदर्शन करना एक अच्छा विकल्प प्रतीत हुआ। यह आपके कमांडर की नेम प्लेट है। जिन यूजुन ने गोल्डन विंग प्रतीक के साथ एक नेम प्लेट वांग ये को सौंपी। आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है ना? मैं जानता हूं। वांग ये ने कमांडर की नेम प्लेट ली। राजा जिन जिली की इच्छाशक्ति के साथ संबंध के माध्यम से ये तुरंत सक्रिय हो गया। एक विचार के साथ यह उसकी छाती पर दिखाई दिया, जिसमें सुनहरे पंखों का एक जोड़ा प्रतीक दिखा। स्वर्ण पंखों के मध्य में ना अक्षर था, जिसके मध्य में अंडाकार लड़ाकू विभाग का प्रतीक चिन्ह था, तथा नीचे चांदी में 6 अंक अंकित था, जो एक कमांडर के रूप में उसकी पहचान दर्शाता था। जैसे ही उसकी चेतना कमांडर के नाम प्लेट में डूबी, उसने एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति की उपस्थिति को अपने शीर्ष पर महसूस किया, जो महारानी जिनयेना थी। लेकिन वह कुछ और महसूस नहीं कर सकता था। चेतना संपर्क के अलावा वह कुछ और नहीं कर सकता था। नीचे 5 अलग अलग जीवन शक्तियां जुड़ी हुई थीं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। वह न केवल उनकी जीवन शक्ति, इच्छाशक्ति और शक्ति पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, बल्कि उनकी स्थिति भी बिल्कुल स्पष्ट थी। उनके अधीन 5 कप्तान थे। उनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से था। ओह, वांग ये थोड़ा हैरान हुआ। क्या उनमें कोई असाधारण शक्तिशाली विशेषज्ञ था? नहीं। क्या ऐसा कोई भी था जो सबसे अच्छे और शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक था? क्या वे उसके साथ इतनी उदारता से व्यवहार कर रहे थे? क्या उन्हें अपनी टीम में 5 साधारण, सबसे मजबूत और विशेषज्ञ कप्तानों को नहीं शामिल करना चाहिए था? यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि कमांडर की नामटिका हाथ में लेकर उसने अंततः स्वयं को महान आनंदमय दिव्य क्षेत्र में स्थापित कर लिया था। लाइफ डोमेन पल के विपरीत यह एक स्थायी पहचान चिन्ह था। इसका अर्थ था कि वह महान आनंद दिव्य क्षेत्र का स्थायी निवासी था। ध्यान रखें कि इतनी व्यापक आध्यात्मिक जाति में भी एक भी स्थायी निवासी नहीं था। उन्होंने केवल एक भूखंड खरीदा, स्पिरिट ऑस्पिशियस पवेलियन, जिसमें एक स्थायी निवास था, लेकिन फिर भी उन्हें प्रति व्यक्ति वार्षिक रूप से एक बड़ी फीस चुकानी पड़ती थी। बेशक बेरोजगार घुमकड़ों जैसे कि वह स्वयं और ओल्ड एंशिएंट की तुलना में ये बहुत सस्ता था। कमांडर की इस नामटिका के होने से चीजें बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाती हैं। वांग यी ने कमांडर की पहचान से मिलने वाली सुविधा और विशेष स्थिति को इसके लाभों से अधिक महत्व दिया। गोल्डन विंग दिव्य रेस द्वारा नियंत्रित दिव्य डोमेन के भीतर, जिसमें ग्रेट ब्लिस दिव्य डोमेन के आसपास के दिव्य डोमेन भी शामिल हैं, इसका महत्वपूर्ण अधिकार है। इसे समझने के लिए आपको केवल इस तथ्य पर गौर करने की जरूरत है कि महान आनंद दिव्य क्षेत्र में केवल 3 शहर हैं। गोल्डन विंग सिटी की तुलना डोनबेन सिटी और जेड ब्यूटी सिटी से की जा सकती है। वे स्थानीय अत्याचारी हैं, नहीं, स्थानीय देवता हैं। लड़ाकू शिविर में प्रवेश। गोल्डन विंग सिटी के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। दिव्य कलाकृति से घिरे होने के कारण इसकी सुरक्षा अत्यंत सख्त और अभेद्य थी। ये 33 अलग अलग शिविरों में विभाजित था। ना कॉम्बैट कैंप आंतरिक क्षेत्र में स्थित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युद्ध विभाग का सामुदायिक क्षेत्र था, जहां लड़ाकू सदस्य एकत्र हो सकते थे, प्रशिक्षण ले सकते थे और मिशनों पर निकल सकते थे। युद्ध विभाग के कई सदस्य यहां अपने युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे थे, जिससे बहुत जीवंत माहौल बन गया। जैसे जैसे वांग यी आगे बढ़ता गया, उसकी आंखें नए आश्चर्यों के लिए खुल गईं। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति में ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों की संख्या बहुत अधिक थी। क्या आपके पास गोल्डन विंग सिटी में कोई हवेली है? जिन यूजुन ने पूछा। नहीं, वांग ये ने उत्तर दिया। जिन यूजुन ने हंसते हुए कहा, यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो मेरे पास आइए। मैं आपको कम कीमत पर एक सेट खरीदने में मदद कर सकता हूं। कोई ज़रूरत नहीं, धन्यवाद, वांग ये ने विनम्रता से मना कर दिया। जिन यूजुन ने आश्चर्य से वांग ये को देखा। मैं तो बस कॉम्बैट कैंप में ही रहूंगा, वांग ये ने कहा। मैं तो यहाँ खेती करने आया हूँ। यहाँ रहना ज़्यादा सुविधाजनक है।
जिन यूजुन असहाय होकर हंसे। कोई आश्चर्य नहीं कि छठे कमांडर एक उच्च आयाम के भगवान की ताकत के साथ ब्रह्मांड के सबसे मजबूत विशेषज्ञों को टक्कर दे सकते हैं। प्रभावशाली, प्रभावशाली। वांग ये ने कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द अपने आप में सुधार करूं ताकि मैं पूरी वैधता के साथ कमांडर का पद संभाल सकूं। अब वह कम प्रोफाइल रखना चाहता था। कॉम्बैट कैंप कितना शानदार था। बहुत बड़ी जमीन और कम लोग। यहाँ सभी लोग खेती के दीवाने थे। कौन उस पर ध्यान देता? यदि वह गोल्डन विंग सिटी में रहता तो कौन जानता था कि हर बार अंदर बाहर जाते समय उसका सामना किससे हो सकता है। आप कभी नहीं जानते, हो सकता है कोई उसे छोटे राजा जिनजिली के रूप में पहचान ले। माफी से अधिक सुरक्षित। चौकियों से गुजरते हुए वह शीघ्रता से ना कॉम्बैट कैंप पर पहुंच गया। चारों ओर सीलबंद अवरोध थे जो अराजकता ऊर्जा से घिरे थे तथा सघन ऊर्जा ग्रिड से भरे हुए थे। ऊपर देखने पर कोई भी व्यक्ति विशाल एवं विशाल मीनार के आकार की दिव्य कलाकृतियां देख सकता था। वे आसानी से सबसे मजबूत विशेषज्ञों के हमलों का सामना कर सकते थे, जिससे लड़ाकू शिविर को नष्ट होने से बचाया जा सकता था। साथ ही इससे कॉम्बैट डिपार्टमेंट की गोपनीयता भी बहुत अधिक हो गई। नमस्कार मेरे महाराज। 5 कप्तान सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे सर्वोच्च सदस्य थे। यद्यपि वे जिन यूजुन का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें अपनी आंखों के कोनों से वांग ये पर ही केंद्रित थीं। नए सेनापति को देखकर, जो केवल एक उच्च आयाम का स्वामी था, वे कुछ हद तक चकित हो गए। मुझे आप सभी का परिचय कराने दीजिए, जिन यूजुन ने एक सामंजस्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। ये छठे कमांडर राजा जिन जियाओदाई हैं, जिन्हें महारानी जिनयेना ने व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया है। अब से आप उनसे आदेश लेंगे और सभी कार्य उनकी जिम्मेदारी के अधीन होंगे। हाँ मेरे प्रभु। 5 कप्तानों ने अपना सिर झुकाया और फिर वांग यी की ओर मुड़े एक स्वर में सलामी देते हुए कहा, नमस्कार छठे कमांडर। वांग ये ने सिर हिलाया। अपना परिचय दें। प्रथम टीम के कप्तान सम्राट म्यू कियुशुई। दूसरी टीम के कप्तान वाइल्ड किंग। तीसरी टीम के कप्तान मून लेमन किंग। चौथे टीम के कप्तान जिन टोंग। 5वीं टीम के कप्तान जिन यानेजुन। 5 कप्तानों ने शीघ्रता से अपना परिचय पूरा कर लिया। वांग ये की नज़र 3 पुरुषों और 2 महिलाओं पर पड़ी और अंततः सम्राट म्यू कियुशुई पर टिक गई। वह एकमात्र सर्वोच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन था। उसने मान लिया था कि शायद उसकी ताकत कोई खास नहीं थी, सिर्फ एक खोखली प्रतिष्ठा थी। लेकिन जब उसने अपना परिचय दिया तो नाम के बाद सम्राट लिखा था, जो ये दर्शाता था कि यह केवल वास्तविक गुणवत्ता नहीं थी। उसकी शक्ति सचमुच असाधारण थी। अन्य कमांडरों की टीमों में वह आसानी से शीर्ष 3 में स्थान पा सकती थी। सम्राट म्यू कियुशुई, क्या इसका कोई कारण है? वांग ये ने एक निजी संदेश के माध्यम से जिन यूजुन से पूछा। जिन यूजुन ने ईमानदारी से कहा, कमांडरों के साथ उसकी कुछ अनबन थी। उसने अपनी मर्जी से जाने के लिए कहा। तो ये बात थी। वांग यी को आश्चर्य हुआ कि क्या ये व्यक्तिगत मामला था या उनके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित था। वांग ये ने सिर हिलाया। जंगली राजा के बारे में क्या? एक असाधारण सबसे मजबूत विशेषज्ञ। एट नोवेलबन एट। यद्यपि उनका उपनाम जिन नहीं था, फिर भी उनके दिव्य शरीर और लड़ाकू भावना से यह महसूस किया जा सकता था कि वे आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। उनकी युद्ध क्षमता अत्यंत असाधारण थी। जिन यूजुन ने कहा, उसका स्वभाव उग्र है और वह आदेशों का पालन न करते हुए तीसरे कमांडर से बार बार भिड़ चुका है। लेकिन उसकी ताकत बहुत मजबूत है। आपको उसके साथ अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। अच्छा, सारे उपद्रवी मुझे दे दिए गए, है ना? वांग ये ने तीसरी टीम के कप्तान मून लेमन किंग की ओर देखा, जिन्होंने उसे देखकर आंख मारी। जहां तक चौथी और 5वीं टीम के कप्तानों का सवाल है, उनके नाम में किंग प्रत्यय भी नहीं है और उनका उपनाम जिन है। उन्हें मूलतः संसाधनों के माध्यम से रैंक में ऊपर धकेला गया। ये कहना उदारता होगी कि उनकी ताकत औसत थी। कुछ सदस्य संभवतः उनसे बेहतर थे, और फिर भी वे बेफिक्र मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, वांग ये इन मामलों के बारे में चिंतित नहीं था। उसे अपने अधीनस्थों के बारे में ज्यादा नखरे करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह स्वयं भी संबंधों के माध्यम से आगे बढ़े थे। 5 कप्तानों के अजीब चेहरे से यह बात स्पष्ट हो गई। उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि नया छठा कमांडर एक उच्च आयाम का भगवान होगा। हालांकि जिन यूजुन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें महारानी जिनयेना द्वारा नियुक्त किया गया था। यह महत्व 5 कप्तानों को रोकने के लिए पर्याप्त था। जिन यूजुन ने वांग यी से कहा, आपने अभी अभी कार्यभार संभाला है, आपके पास टीम के साथ घुलने मिलने के लिए 500 साल का समय है। अगर कोई आपके आदेशों का पालन करने से इनकार करता है, तो आप महारानी जिनयेना को रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी समय उनकी जगह ले सकते हैं। ये सुनकर 5 कप्तानों के चेहरे पर तनाव आ गया। ठीक है, वांग ये मुस्कुराया।
महारानी जिनयेना काफ़ी विचारशील थी, उन्हें डर था कि वह सम्मान नहीं कमा पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे एक शाही तलवार दी थी। सम्राट म्यू कियुशुई, आप नहीं चाहेंगे कि कप्तान के रूप में आपका पद बदला जाए, है ना? एकीकरण अवधि के बाद आप लड़ाकू विभाग के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। जिन यूजुन ने सलाह दी, तैयार हो जाओ। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। जिन यूजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपको कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। कुछ और निर्देश देने के बाद वह चले गए। 500 साल हो। वांग यी की नज़र स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के अपने अधीनस्थों पर पड़ी। यदि स्काई जाति को पता चल जाए कि अब वह उनके बॉस के नियंत्रण में है, तो उसे आश्चर्य हुआ कि वे क्या सोचेंगे। कितना परिचित सा एहसास है ये। तो वह एक नया गुप्त जीवन शुरू कर रहा था। उम्मीद है कि इस बार यह अधिक समय तक चलेगा। लड़ाकू शिविर। वांग ये ने कोई भी अनोखी चाल नहीं चली। जिन यूजुन के जाने के बाद उसने 5 कप्तानों को कुछ निर्देश दिए, फिर उन्हें वहीं बर्खास्त कर दिया। उनसे परिचित न होने के कारण वह उनसे मधुर व्यवहार करने में रुचि नहीं लेता था। वह केवल लड़ाकू विभाग के 6ठे सैन्य कमांडर की पहचान चाहता था, न कि स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहता था। 500 वर्ष का एकीकरण काल उनके लिए ये खेती के लिए एक अच्छा समय था। साथ ही ये ग्लेज्ड डेथ रियल घटना के कारण उत्पन्न तूफान को धीरे धीरे कम और शांत कर देगा। जब तक इस अवधि के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती, वह इस बाधा से अवश्य ही पार पा लेंगे। उन्होंने महान आनंद दिव्य क्षेत्र में भी एक संस्था की स्थापना की थी। वांग ये ने जल्द ही एकांत साधना में प्रवेश कर लिया। इन्नेट थंडर ग्लास और साइफन तकनीक की प्रचुरता के साथ एक इन्नेट सेन थंडर बॉडी के रूप में उनकी साधना की गति बेहद तेज थी। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोलते हुए कहा, वर्तमान गति के अनुसार इसमें सफलता प्राप्त करने में लगभग 200 वर्ष और लगेंगे। उसकी चेतना तुरंत दिव्य वज्रपथ पर पहुंच गई। अपने स्वयं के उच्च आयामी स्वर्गीय दाव के साथ विलय, जो कि क्रिम्सन आत्मा विनाशकारी गड़गड़ाहट से भरा हुआ है। क्या आप दिव्य थंडर पथ के स्तर को बढ़ाने के लिए 100 बिलियन विकास बिंदु खर्च करना चाहेंगे? हाँ, मध्यवर्ती क्षेत्र, दिव्य थंडर पथ। अवसरों की भूमि में उन्होंने जो कुछ अर्जित किया था, वह सिर्फ विरासत और स्थानिक खजाने ही नहीं थे, बल्कि विकास बिंदुओं की एक महत्वपूर्ण संख्या भी है। 8वां मध्यवर्ती स्वर्गीय दाव बीत गया। यद्यपि दिव्य वज्रपथ जन्मजात संत वज्र शरीर की अवशोषण गति को सीधे तौर पर नहीं बढ़ा सका, फिर भी इसने उसकी आत्मीयता, बोध और वज्र तत्व के अवशोषण को बढ़ाया, जिसमें ऊर्जा के पथों पर उसकी महारत भी शामिल थी। खेती की गति लगभग 20% तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा मध्यवर्ती दिव्य वज्रपथ का सबसे बड़ा उपयोग युद्ध शक्ति में वृद्धि, दिव्य शरीर और आत्माओं दोनों के खिलाफ क्रिम्सन आत्मा विनाशक वज्र की हमलावर शक्ति थी। जारी रखना। वांग यी के लक्ष्य प्राचीन सितारा महान पथ और आदिम सितारा महान पथ थे। ये दोनों मार्ग दिव्य शरीर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, चाहे वह साधना हो या युद्ध, आधे प्रयास से दोगुना परिणाम मिलेगा। ग्लेज्ड डेथ दायरे में वह पहले से ही उन्नत दायरे में पहुंच चुका था और उसकी साधना की गति बहुत बढ़ गई थी। अब उसके पास एक और प्रयास करने के लिए पर्याप्त विकास बिंदु थे। प्राचीन सितारा महान पथ, उन्नत क्षेत्र शिखर। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्राइमल स्टार ग्रेड पाथ, उन्नत क्षेत्र शिखर। वूश। 200 अरब विकास बिंदु खर्च किए गए। वांग ये ने आह भरी। ये दो जन्मजात महान पथ अभी तक पूर्ण क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे और खर्च पहले से ही मध्यवर्ती उच्च आयामी स्वर्गीय दाव के बराबर था। सचमुच वे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के सर्वोच्च महान मार्गों में से एक थे। लेकिन इसके प्रभाव तत्काल हुए। शिखर क्षेत्र प्राचीन सितारा और आदिम सितारा महान पथ ने उसके शरीर में जन्मजात ऊर्जा की कुल मात्रा में वृद्धि की और इसकी अचानक वृद्धि मूल 30 गुना से 100 गुना से अधिक की प्रत्यक्ष वृद्धि तक हो गई। कुल मिलाकर ये 200 गुना वृद्धि थी। बुनियादी लड़ाकू कौशल में वृद्धि महंगी है, लेकिन वास्तव में इसके लायक है। वांग ये ने फिर से इन्नेट थंडर ग्लास को अवशोषित किया और दक्षता दोगुनी हो गई। स्तर 5 उच्च आयाम भगवान के लिए सफलता, जिसके लिए मूल रूप से लगभग 200 साल की आवश्यकता थी, अब 100 वर्ष से भी कम समय लगेगा। शुल्क गोल्डन विंग्स सिटी। बधाई हो मेरे प्रभु। जिन यूजुन ने सिर झुकाया और कहा, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सचमुच एक सुखद आश्चर्य था। महारानी जिन येना ने मुस्कुराते हुए कहा, चेन ने जनजाति नेता के कंकाल को बलपूर्वक नियंत्रित करने के लिए एक दिव्य वस्तु का उपयोग किया और उच्च आयामी ब्रह्मांडीय के साथ विलय के बाद उसने अप्रत्याशित रूप से अंतहीन युगों से अमर कबीले की खेती की विरासत और युद्ध की गुप्त तकनीकों को पाया। जिन यूजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडायन कबीले का महान अवसर तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी मेरे प्रभु के हाथों में आ गया। इससे सम्राट जिन चेशुई क्रोधित हो गए। महारानी जिन येना ने मुस्कुराते हुए कहा, छठे कमांडर ने वास्तव में मुझे एक बड़ा उपहार दिया है। जिन यूजुन ने कहा, मुझे डर है कि उसे ये भी पता नहीं है कि अमर वंश के महान अवसर पर उसे संयोगवश ही हाथ लग गया है। महारानी जिन येना ने कहा, भले ही वह जानता हो, ये बेकार है।
जनजाति नेता के कंकाल के हाथ में होने के बावजूद मैं असमंजस में थी और चूंकि अवसर की भूमि लंबे समय से सील कर दी गई है, इसलिए वह प्रवेश नहीं कर सकता। अवसर प्राप्त करना तो दूर की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने कुछ अनुमान लगा लिया होगा, जिन युजुन ने कहा। महारानी जिनयेना ने हल्के से स्वीकार किया। वास्तव में अमर कबीले के महान अवसर के दो भाग हैं। पहला भाग दिव्य कलाकृति अमर मंदिर का निर्माण है, जिसमें स्वयं कबीले के नेता के कुछ खजाने हो सकते हैं। दूसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण है, नस्लीय विरासत। मुझे आश्चर्य है कि अमर मंदिर किसने ले लिया, जिन युजुन जानने को उत्सुक था। अमर मंदिर के साथ विलय के लिए कम से कम अराजकता देवताओं के स्तर पर एक चेतना की आवश्यकता है। महारानी जिनयेना ने हल्के से कहा, मैंने कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं असफल रही। जिन युजुन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या हमें छठे कमांडर को सच बताने की जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, महारानी जिनयेना ने जवाब दिया, इससे हमारे बीच की खाई और बढ़ेगी। चलिए इस मामले को पलट देते हैं। जब 500 साल का एकीकरण काल पूरा हो जाए तो उसके लिए मुआवजे के तौर पर कुछ आसान और आकर्षक कामों की व्यवस्था कर दीजिए। समझ गया, जिन युजुन ने जवाब दिया। छठी सेना का वर्तमान में क्या हाल है? महारानी जिनयेना ने पूछा। वह 5 कप्तानों के साथ कैसे तालमेल बिठा रहा है? जिन युजुन ने जवाब दिया, वे एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। छठे कमांडर ने पदभार संभालते ही एकांत साधना शुरू कर दी और कोई आदेश जारी नहीं किया। वह भी इस बारे में स्पष्ट है, महारानी जिनयेना ने हंसते हुए कहा। वे 5 कप्तान प्रत्येक दूसरे की तुलना में अधिक परेशान करने वाला है, और बाकी कमांडर उनसे काफ़ी परेशान हैं, विशेष रूप से वाइल्ड किंग, जो उनके लिए एक अनियंत्रित कांटा है। एड्स बाय पब फ्यूचर, जिन युजुन ने हंसते हुए कहा, उनसे आज्ञाकारी ढंग से आदेशों का पालन करवाना इतना आसान नहीं है। महारानी जिनयेना ने कहा, जब हमें मौका मिलेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। ठीक है। बैककोट बैककोट बैककोट। तारांकन तारांकन। पलक झपकते ही एक सदी बीत गई। सफलता। स्तर 5 उच्च आयाम। भगवान वांग ये ने महसूस किया कि उसके उच्च आयामी संत शरीर में परिवर्तन हो रहा है। उसकी बुनियादी युद्ध क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। चाहे वह उनके संत शरीर की शक्ति थी या उनकी जन्मजात ऊर्जा, दोनों महान पथों के प्रवर्धन के तहत आगे बढ़े। प्रत्येक स्तर युद्ध कौशल में एक जबरदस्त वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता था। मेरी वर्तमान युद्ध क्षमता आसानी से एक साधारण ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ से मेल खा सकती है। वांग्ये का पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया। इसमें न तो सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध की आवश्यकता थी, न ही अमर मंदिर के क्षेत्रीय लाभ पर निर्भर रहने की। शुद्धतम युद्ध कौशल ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच गया था, प्राचीन काल से कहीं अधिक श्रेष्ठ। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। वांग्यी का मन स्पष्ट था। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में सर्वोच्च केवल मानक युद्ध स्तर था। ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ मुश्किल से ही ऐसे शक्तिशाली प्राणी माने जा सकते थे जो स्वयं को दिव्य क्षेत्र में स्थापित कर सकें। असली ताकतवर लोग अराजकता के देवता या ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जो स्वर्ग को जोड़ने वाले स्तंभ में प्रवेश कर सकते थे। बाकी किसी बात का जिक्र ही न करें। उसकी अपनी छठी सेना में ही 2 कप्तान ऐसे थे जिनकी ताकत उससे अधिक थी, सम्राट म्यू कियुशुई और जंगली राजा। हालांकि अब मेरी युद्ध क्षमता चंद्र नींबू राजा के बराबर होनी चाहिए, वांग्ये को इसकी परवाह नहीं थी। ये केवल अभी के लिए था, क्योंकि एकीकरण के लिए 500 वर्ष दिए गए तो उसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से उससे अधिक हो जाएगी। 1 शताब्दी तक बिना किसी हलचल के ग्लेज्ड डेथ रियल्म की दहलीज पार हो गई है। वांग्ये खड़ा हुआ। यदि उसका अनुमान गलत नहीं था तो स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति ने अवश्य ही उस मरे हुए प्राणी की गुप्त तकनीक विरासत में प्राप्त कर ली होगी। उसके पास स्वयं एक पूरा सेट था। इन तुच्छ चीज़ों को स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति को देने से अनावश्यक परेशानी खत्म हो सकती है। इसने मरे हुए प्राणी के खिलाफ लड़ाई को सीधे एक नया पृष्ठ बना दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अभी 400 वर्ष शेष हैं। मेरी वर्तमान साधना गति के साथ स्तर 6 प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं है। वांग्ये को अपनी वर्तमान प्रशिक्षण प्रगति की स्पष्ट समझ थी। स्तर 5 उच्च आयाम भगवान तक पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी युद्ध क्षमता में सुधार करने की योजना बनाई। कृपाण तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्राचीन कृपाण तकनीक बुरी नहीं थी, लेकिन केवल उनकी स्वयं निर्मित सीमा तोड़ने वाली कौशल स्काई एक्सटर्मिनेशन अर्थ डिस्ट्रक्शन की सबसे मजबूत विशेषज्ञ मानक तक पहुंच पाए। इसकी शक्ति उसके क्षेत्र और बुनियादी युद्ध शक्ति पर अधिक निर्भर थी। आखिरकार ये सिर्फ एक सर्वोच्च श्रेणी संतपथ मार्शल तकनीक थी। एक सैन्य कमांडर के रूप में मेरी वर्तमान स्थिति के साथ मैं स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की सर्वोच्च श्रेणी के संतपथ मार्शल तकनीकों को समझ सकता हूँ। वांग्ये ने साधना कक्ष छोड़ दिया। यहाँ तक कि परम श्रेणी के संतपथ मार्शल तकनीकों में भी शक्ति के स्तर होते हैं।
गोल्डन विंग रक्तरेखा को धारण करने वाली और भौतिक पथ में निपुण गोल्डन विंग दिव्य जाति द्वारा निर्मित मार्शल तकनीकें अक्सर अन्य कुलों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं, विशेष रूप से तब जब उन्हें गोल्डन विंग्स के साथ जोड़ा जाता है, जिससे अधिक दुर्जय शक्ति उत्पन्न होती है। मेरे पास परम संत पथ मार्शल तकनीकों की विरासत है। उच्च आयामी ब्रह्मांड में मूल जाति उनके पास है। हालांकि विभिन्न जातियों के बीच मतभेद के कारण प्रदर्शित शक्ति बहुत कम हो सकती है। मरे हुए प्राणी की विरासत में वे भी हैं, लेकिन वे स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की परम श्रेणी की संत पथ मार्शल तकनीकों से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। विशेषकर अब जब मेरे पास राजा जिनजियाओदाई और राजा जिनजिली के दिव्य शरीर की पहचान है। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की परम संत पथ मार्शल तकनीकों की खेती मरे हुए प्राणी की परम गुप्त तकनीकों से अधिक मजबूत होगी। हम वांग ये की चेतना जागृत हुई। साधना कक्ष से बाहर निकलते ही उसने अनुभव किया कि उसकी ओर अपार ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। लक्ष्य वह नहीं था, यह बाहर महान युद्ध क्षेत्र में था। सबसे मजबूत विशेषज्ञों के बीच टकराव, जिसमें उनकी आभा पूरी तरह से उजागर होगी। दैवीय शक्ति और लड़ने की इच्छा के साथ यह उथल पुथल भरा था। वांग ये महान युद्ध क्षेत्र के बाहर प्रकट हुए और अपने सामने हो रहे भीषण युद्ध को देख रहे थे। एट नोवेलबन एट दो सुनहरे पंख तेज तलवारों की तरह लगातार टकरा रहे हैं। एक नर और एक मादा, दोनों ही स्वर्ण पंख वाले दिव्य जाति के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ हवा में तीव्रता से लड़ रहे थे। उस आदमी का फर खड़ा था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, मानो कोई जंगली जानवर अपनी समझ खो चुका हो। वह स्त्री वीर और प्रतिमा सी थी, उसके सुनहरे पंख एक दिव्य कलाकृति की चमक को प्रतिबिंबित कर रहे थे। जंगली राजा सम्राट मू किशुई, उनके अधीन दो महानतम लड़ाकू विमान वहां मौजूद थे। सेना कमांडर मून लेमन किंग की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब वह वांग यी के पास आए। उसकी आवाज़ मीठी थी, क्या हम उन्हें रोकेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है। वांग ये ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी नज़र विशाल युद्ध क्षेत्र की ओर गई, लेकिन वह सम्राट म्यू कियुशुई को नहीं, बल्कि जंगली राजा को देख रहा था। उनके लापरवाह प्रदर्शन से गोल्डन विंग्स के साथ कौशल की अंतहीन गहराई का पता चला। उनकी सैन्य मंशा की गहराई सम्राट म्यू कियुशुई से भी बेहतर थी। परम संत मार्शल तकनीक। वांग यी की आंखें अंतर्दृष्टि से चमक उठीं। नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं, वांग ये ने संतुष्ट भाव प्रकट किया। जिद्दी लोगों में अक्सर असली दम होता है। उदाहरण के लिए जंगली राजा को ही लें, उसका दिमाग भले ही सुस्त लगता हो, लेकिन उसकी ताकत सचमुच बाकी सबसे ऊपर है। उत्तम क्षेत्र की परम संत मार्शल तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के कारण वह अद्वितीय है। इस पहलू में तो सम्राट मू कियुशुई, जो उनके साथ युद्ध लड़ चुके थे, भी उनकी तुलना में फीके पड़ गए। लेकिन अन्य मामलों में सम्राट म्यू कियुशुई निश्चित रूप से जीतते हैं। युद्ध कौशल, व्यक्तिगत इच्छाशक्ति, शक्ति स्तर के संदर्भ में वह सभी क्षेत्रों में उसे कुचल देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट म्यू कियुशुई के स्वर्ण पंखों को एक दिव्य कलाकृति के समान स्तर तक मजबूत किया गया है। उनके लिए, जिन जैसे महान उपनाम को धारण न करते हुए भी यह डिग्री प्राप्त करना अविश्वसनीय बात है। यह हार अनुचित नहीं है। वांग ये ने जंगली राजा की हार को देखा। उनका दिव्य शरीर असंख्य घावों से ढककर बिखर गया। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के स्वर्ण पंखों में दिव्य शरीरों को चकनाचूर करने और दिव्य शक्तियों को नष्ट करने की विशेषता होती है। दिव्य कलाकृति स्तर पर पहुंचने पर उन्हें चरम पद की असाधारण रूप से दुर्जेय क्षमताएं भी प्राप्त हो जाती हैं। वे क्यों लड़ रहे हैं? वांग ये ने अपने बगल में बैठे मून लेमन किंग की ओर देखा। वह भी सचमुच बहुत प्रतिभाशाली है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वे प्रथम कैप्टन के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मून लेमन किंग की भौहें टेढ़ी हो गईं, उनकी आड़ू जैसी आंखें मोहक ढंग से मुस्कुरा रही थीं। छठे कमांडर को युद्ध विभाग के नियमों की जानकारी नहीं हो सकती है न? जंगली राजा गंभीर रूप से घायल है। वांग ये ने उदासीनता से विषय बदल दिया। ये छोटी सी महिला काफी षड्यंत्रकारी है। ये ठीक है, भाई वाइल्ड के पास अमर वंश है, जब तक उसकी सांस बाकी है वो जल्दी ठीक हो सकता है। मून लेमन किंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़े। इसके साथ ही भाई वाइल्ड पहले ही 99 बार हार चुका है, औसतन प्रति वर्ष एक चुनौती। ये संभव है। वांग ये ने जंगली राजा की ओर देखा, जिसका दिव्य शरीर तेजी से ठीक हो रहा था और उसके प्रति उसकी रुचि और अधिक मजबूत हो गई। यह अधीनस्थ बुरा नहीं है। एक अविनाशी ढाल, अत्यंत उच्च साधना प्रतिभा, एक अटूट इच्छाशक्ति और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई दिमाग नहीं। बहुत बुरा हुआ, बहन कियुशुई बहुत दुर्जय है, उसके पास कोई मौका नहीं है। मून लेमन किंग ने अपने लाल होठों को फुलाते हुए वांग ये को आंख मारते हुए कहा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता छठे कमांडर? जरूरी नहीं। वांग यी ने महान युद्ध क्षेत्र में कदम रखा। छठी सेना के सदस्यों की नजरें तुरंत उस पर केंद्रित हो गईं। विजयी सम्राट म्यू कियुशुई सहित शरद ऋतु के पानी जैसी आंखों से उसने इस महत्वपूर्ण छठे कमांडर को देखा।
वांग ये ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर उसकी नज़र जंगली राजा पर पड़ी, जो ज़मीन पर फैला हुआ पड़ा था। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, जंगली राजा के घर में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। क्या तुम जीतना चाहते हो? वांग ये के सवाल ने जंगली राजा को चौंका दिया। उसके बगल में बैठे सम्राट म्यू कियुशुई भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, वांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया। जंगली राजा की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, उसके भीतर जटिल भावनाएं छिपी थीं। दमन, भ्रम, क्रोध। कोई जरूरत नहीं, उसने ठंडे स्वर में अस्वीकार कर दिया और बिना पीछे देखे उठ खड़ा हुआ। ओह, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व। वांग ये मुस्कुराया और उसे जाने दिया। उसने जिन युजुन से जंगली राजा के स्वभाव के बारे में जाना था, अनियंत्रित, लापरवाह और गुस्सैल। अन्यथा उसे तीसरे कमांडर द्वारा बाहर नहीं निकाला जाता और उसकी कमान के अधीन नहीं भेजा जाता। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। वांग ये ने जंगली राजा की दूर होती हुई आकृति को देखा, उसकी आंखों में अंतर्दृष्टि की एक चमक थी। ये परम संत मार्शल तकनीक है, और ये तो उसकी स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की शारीरिक संरचना से भी मेल खाता है। यदि वह इसे सीख सके तो ये युद्ध कौशल में एक तत्काल छलांग होगी। अपनी समझ कौशल के साथ, जब तक जंगली राजा सिखाने के लिए तैयार था, क्या ये सीखने का कुछ ही मिनटों का मामला नहीं होगा? सम्राट मू किशुई ने वांग ये पर एक नज़र डाली। वह खामोश रही। गोल्डन विंग्स ने एक निर्दोष चाप का पता लगाया, जो एक पल में गायब हो गया। वांग यी ने उस खूबसूरत आकृति को गायब होते देखा। एट नोवेल्बन एट। सचमुच वह एक ऐसी महिला थी जिसने कमांडरों को भी मना करने का साहस किया। उनके अधीनस्थ एक दूसरे से अधिक चरित्रवान। और वहाँ मून लेमन किंग था, जो अपनी आकर्षक निगाहों से उसके करीब झुकी हुई थी। उसकी सांसें ऑर्किड की तरह सुगंधित थीं। तुम मदद करने की क्या योजना बना रहे हो? जानना चाहते हो? वांग ये हंसा। चलो कभी साथ में सोते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह वांग ये के मन में मून लेमन किंग के प्रति कोई निजी इरादा नहीं था। यह असंभव होगा। मुख्यतः इसका उद्देश्य छठी सेना पर बेहतर नियंत्रण रखना था। अपने ही जैसे किसी अंदरूनी व्यक्ति के होने से स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। केवल मून लेमन किंग बहुत चतुर था। वांग यी ने हर तरह की औरतें देखी थीं। मून लेमन किंग एक ऐसी महिला थी जो अपने फायदे के लिए सीढ़ी चढ़ने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने में कुशल थी, लेकिन उसे वास्तव में महिलाएं पसंद थीं। उसके द्वारा पकड़े जाने पर चौथे कमांडर ने क्रोध में आकर उसे लात मारकर अपनी ओर खींच लिया। चौथा कमांडर, बहुत संकीर्ण सोच वाला। बैकवर्ड। लड़कियों को पसंद करने में क्या गलत है? जब 2 सिर वाली 4 हाथ वाली तकनीक को अपनाने का समय आएगा, तो वह एक ही शॉट में 2 अंक हासिल करने वाली होगी। त्रिभुज सबसे अधिक स्थिर संरचना है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये टूटेगा नहीं। जिनटोंग, वांग ये ने हाथ हिलाया। कमांडर, चौथी टीम का कप्तान जिनटोंग सुंदरता में अद्वितीय था। ये केवल दुख की बात है कि उसका दिमाग सही जगह पर नहीं था। वह हमेशा महिलाओं पर निर्भर रहने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए उसे 5वें कमांडर ने दूर भेज दिया। हालांकि वह काफ़ी लोकप्रिय थे और अन्य 4 कप्तानों के साथ उनके संबंध अच्छे थे। वाइल्ड किंग पर नज़र रखना, वांग ये ने कहा। वह हर समय सम्राट मू कियुशुई से हारने से संतुष्ट नहीं होगा। वह उसे लगातार चुनौती देता रहेगा। जब वह अपना आत्मविश्वास खो देगा, तो मुझे प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहने में मदद करें, समझे? लेकिन क्या होगा अगर वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहे? जिनटोंग ने पूछा। तुम्हारे अपने तरीके हैं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। एक बार जब ये हो जाएगा, तो मैं तुम्हें एक अमीर महिला से मिलवा दूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। जिनटोंग की आंखें चमक उठीं। वांग ये ने हंसते हुए 5वीं टीम के कप्तान जिन यानजुन की ओर चलते हुए कहा, मेरे साथ आओ। जिन यानजुन हैरान दिखीं, लेकिन फिर भी उनका पीछा किया। एक के बाद एक वे जल्दी से ना कॉम्बैट कैंप से बाहर निकल गए। कहाँ? जिन यानजुन ने एक शानदार सुनहरी लॉकेश विन्यास के साथ चमकीले और आकर्षक सुनहरे पंखों की एक जोड़ी फैलाई। उनका पूरा पहनावा, चाहे वह पूर्णता हो या पीक हेवनली पाथ सेंट ट्रेजर, ये दर्शाता था कि धन संपत्ति उनके लिए कोई अजनबी नहीं थी। ये स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति का वंशज था, जिसका रक्त वंश कुलीन था, तथा यहाँ युद्ध विभाग में उसका नाम और भी चमकीला हो गया। जिन युजुन ने इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, केवल चलते चलते ही इसका उल्लेख कर दिया। उनके प्रत्यक्ष वंश में कुछ लोग स्वर्ग को जोड़ने वाले स्तंभ में प्रवेश कर चुके थे। क्या आप डोंगवेन सिटी और जेड ब्यूटी सिटी से परिचित हैं? वांग ये ने पूछा। बेशक, जिन यानजुन ने कंधे उचका दिए। वांग यी ने कहा, मुझे सैर पर ले चलो। उन्हें ऐसे अधीनस्थ पसंद थे जिनमें व्यक्तिगत ताकत की कमी थी, लेकिन उनके पास मजबूत समर्थक थे। वह द्वितीय कमांडर की तरह अछूत नहीं था, उसने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में लापरवाही बरती। आप डोंगवेन सिटी और जेड ब्यूटी सिटी में गोल्डन विंग दिव्य जाति के सदस्यों को आमतौर पर नहीं देखेंगे।
गोल्डन विंग सिटी की तरह डोंगेन आदिम जाति और जेड ब्यूटी दिव्य जाति के सदस्यों को देखना दुर्लभ था। लड़ाकू विभाग के कमांडर के रूप में वांग ये के पास स्वाभाविक रूप से प्रवेश की योग्यता थी। हालांकि अकेले जाना बहुत ही संदिग्ध होगा। उनके साथ गोल्डन की दूसरी पीढ़ी थी, इसलिए यह एक अलग कहानी थी। इसके अलावा इससे समय की भी काफ़ी बचत हो सकती है। वह यहाँ खरीदने के लिए आया था। विकास बिंदु कम होते जा रहे थे। अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। ग्लेज्ड डेथ रियल्म से प्राप्त लूट का पहले ही उपयोग किया जा चुका था। सौभाग्यवश अब उसने कुछ पैसे कमा लिए थे। दिव्य वस्तुएं खरीदें। विकास अंक के लिए विनिमय। गोल्डन विंग सिटी की तुलना में डोंगेन सिटी और जेड ब्यूटी सिटी में उच्च स्तरीय दुर्लभ स्थानिक खजाने की अधिक विविधता थी। इसके अलावा चूंकि डोंगेन आदिम जाति और जेड ब्यूटी दिव्य जाति यहाँ प्रभारी थी, इसलिए वह जो कुछ भी खरीदता या बेचता उसे गोल्डन विंग दिव्य जाति के लिए ट्रैक करना मुश्किल होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें परिचितों से मुलाकात की संभावना कम थी। माफी से अधिक सुरक्षित। मैं दिव्य वस्तुएं कहाँ से खरीद सकता हूँ? वांग ये ने पूछा। डोंगेन दिव्य क्षेत्र, जिनयानजुन ने उत्तर दिया। ये पूर्वी आदिम क्षेत्र में दिव्य वस्तु भंडार की सबसे बड़ी श्रृंखला है जो हर दिव्य क्षेत्र में मौजूद है। मार्गदर्शन करो, वांग ये ने निर्देश दिया। ये वांग यी की डोंगेन शहर की पहली यात्रा थी। यद्यपि यह डोंगेन आदिम कबीले द्वारा नियंत्रित था, परंतु वास्तव में उनके शक्तिशाली सदस्य कहीं दिखाई नहीं देते थे। लेकिन शहर, स्थापत्य शैली और अंतर्निहित वातावरण दोनों के संदर्भ में एक अलग श्रेष्ठता की भावना को दर्शाता था। वे शीघ्र ही डोंगेन दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए। मुख्य सड़क पर स्थित एक भव्य 5 मंजिला इमारत। डोंगेन दिव्य क्षेत्र ने स्तर 2 से स्तर 4 तक की दिव्य वस्तुएं बेची जो बाजार में प्रचलन में थीं। स्तर 1 की दिव्य वस्तुएं बहुत ही अल्पविकसित होने के कारण बहुत कम लेन देन मूल्य की होती थीं और आमतौर पर दिव्य वस्तु स्टोर जैसी छोटी दुकानों द्वारा उनका निपटान किया जाता था। जहां तक स्तर 5 से ऊपर की दिव्य वस्तुओं का प्रश्न है, वे बाजार में बहुत कम ही प्रचलन में थीं। यदि वे उपलब्ध होंगे तो नीलामी के रूप में होंगे। पहली मंजिल एक लॉबी थी। वांग ये सीधे दूसरे तल पर चला गया ताकि दूसरे स्तर की दिव्य वस्तुओं को खोज सके। इनका मूल्य सामान्यतः 1000 से 1 मिलियन कैश डॉलर के बीच होता था। अधिक कीमती वाले एक कैश क्रिस्टल से अधिक नहीं होते थे, तथा जिन विकास बिंदुओं के बदले में उन्हें प्राप्त किया जा सकता था वे 1 मिलियन से 100 मिलियन तक होते थे। लागत प्रभावशीलता के संदर्भ में स्तर 2 दिव्य वस्तुओं की तुलना स्तर 1 दिव्य वस्तुओं से नहीं की जा सकती। आखिरकार स्तर 1 की दिव्य वस्तुओं को आमतौर पर बेकार माना जाता था। उनमें खोज की अधिक संभावनाएं थीं। हालांकि स्तर 2 की सभी दिव्य वस्तुओं का व्यावहारिक उपयोग था, जिनमें से कई की लागत 100 आदिम कणों से भी कम थी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो 1000 आदि कणों तक पहुंच पाए, 10,000 से अधिक की तो बात ही छोड़िए। सौभाग्यवश वहां बहुत सारे लोग थे। ये वास्तव में ईस्ट प्रिमिटिव टेरिटरी में दिव्य वस्तु भंडारों की सबसे बड़ी श्रृंखला है, वांग ये ने गलियारे से गुजरते हुए अपने भंडारण रिंग को भरते हुए कहा। जिनयानजुन ने शुरू में सोचा था कि वांग ये केवल दिव्य वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए वहां आया था, लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था वह यहां लूटपाट के लिए आया था। दूसरी मंजिल पर स्तर 2 की लगभग 10,000 दिव्य वस्तुएं अचानक आधे से भी अधिक घट गईं। न केवल जिनयानजुन अचंभित रह गया, बल्कि आमतौर पर उबने वाला दुकानदार जो झपकी ले रहा था अचानक जाग गया और सतर्क हो गया। बहुत बड़ी बात, अलमारियों से सामान हटाने का क्या मतलब है? ये बात है। वांग यी को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे स्तर की दिव्य वस्तुओं का उपयोग किस लिए किया जाता है। जब तक पर्याप्त मात्रा में आदिम कण होते वह उन्हें सीधे ले लेता। उनके लिए तो ये सिर्फ विकास के बिंदु थे। वास्तव में दूसरे स्तर की दिव्य वस्तुएं ज्यादातर विभिन्न सामग्रियां होती हैं। अराजकता आत्मा पत्थरों की तरह, अंतरिक्ष समय स्रोत अनाज। जहां तक युद्ध कौशल और साधना संबंधी दिव्य वस्तुओं का प्रश्न है, वे कम से कम स्तर 3 या उससे ऊपर के हैं। उनका मूल्य अक्सर एक कैश क्रिस्टल से अधिक होता है। मैं पहले ये ले लूंगा, वांग ये ने कहा और सामान से भरा एक भंडारण रिंग सौंप दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जल्दी से दूसरे स्तर की दिव्य वस्तुओं की सूची की जांच की। उसका सामना एक महान बड़े खर्चीले व्यक्ति से हुआ था। छठे कमांडर, क्या आप इनका उपयोग खेती के लिए कर रहे हैं? जिन यूजुन ने असमंजस से पूछा। हाँ, वांग ये ने बिना अधिक स्पष्टीकरण दिए उत्तर दिया। दिव्य वस्तुओं में निहित आदिम कण आदिम ब्रह्मांडीय सागर से प्राप्त ऊर्जा का शुद्धतम रूप थे। यद्यपि साधना के लिए दैवीय वस्तुओं से आदिम कण निकालना थोड़ा खर्चीला काम था, फिर भी कई साधक ऐसा करते थे। विशेषकर वे लोग जिनके रक्त की वंशावली विशेष थी। वह तो बस एक अलग तरीका अपना रहा था। ठीक है, जिन यूजुन ने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार दूसरे स्तर की दिव्य वस्तुएं ज्यादा मूल्यवान नहीं थीं।
दुकानदार ने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, कुल 3651 द्वितीय स्तरीय दिव्य वस्तुएं, मैंने आपके लिए उन्हें कम कर दिया है। कुल कीमत 25.8 अराजकता क्रिस्टल है। भुगतान करें, वांग ये ने जिन यूजुन से कहा। जिन यूजुन, क्या तुम्हारे पास स्वर्ग को जोड़ने वाले खंभे का वीआईपी कार्ड नहीं है? इसे अपने खाते में डाल लो ताकि तुम्हें छूट मिल सके, वांग ये ने कहा। मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। यद्यपि द्वितीय स्तर की दिव्य वस्तुएं महंगी नहीं थीं, फिर भी थोड़ी बचत करना अच्छा था। जिन यूजुन ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने महान आनंद दिव्य क्षेत्र के विशिष्ट प्रतीक के साथ चिन्हित एक सोने का वीआईपी कार्ड निकाला और दुकानदार को सौंप दिया। 10% छूट के बाद उसने 2.58 अराजकता क्रिस्टल बचाए। वह कोई छोटी रकम नहीं थी, एक परिपूर्ण स्वर्गीय पथ पवित्र खजाने के बराबर। अधिक सामान ले आओ, मैं 400 साल बाद वापस आऊंगा, वांग ये ने तीसरी मंजिल पर जाने से पहले निर्देश दिया। उन्होंने अपने पीछे एक भीड़ छोड़ दी जो स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति के दो शक्तिशाली लोगों से ईर्ष्या करती थी, जो खुले दिल से खर्च करते थे और कौतूहल जगाते थे। तीसरी परत में बेची जाने वाली दिव्य वस्तुएं उच्च श्रेणी की थीं। अधिकतर खेती और युद्ध वर्ग के खजाने समान स्तर के अन्य खजानों की तुलना में थोड़े महंगे। इसकी कीमत 1 से 10,000 कैश क्रिस्टल के बीच है। मैं अभी भी यहाँ खरीदारी कर सकता हूँ, वांग ये ने कहा और एक खाली स्टोरेज रिंग उठाकर झाड़ू लगाने की अपनी दौड़ जारी रखी। स्तर 2 की तुलना में स्तर 3 की दिव्य वस्तुएं बहुत कम थीं। बड़े प्रदर्शनी हॉल में केवल कुछ 100 लोग थे। एक बात स्पष्ट कर लें, पहले आपको मुझे पैसे देने होंगे, जिन यूजुन ने वांग यी को ध्यान से देखते हुए चेतावनी दी। वह दूसरी मंजिल पर दिए गए 23 अराजकता क्रिस्टल के बारे में परेशान नहीं था, लेकिन कुछ स्तर 3 दिव्य वस्तुओं की कीमतें हजारों में थीं। वह उन्हें अपने बिल में शामिल करने में असमर्थ था। यहाँ वांग ये ने जिन यूजुन को 10 सहज क्षेत्र सार सौंपे। इतना, जिन यूजुन ने आश्चर्य से कहा। जांच करने पर उन्होंने पाया कि इन सहज क्षेत्र सार तत्वों का उपयोग किया गया था। फिर भी 10 सार तत्व 100,000 अराजकता क्रिस्टल के बराबर थे, जो कि पूर्ण अराजकता संत खजाने के मूल्य के बराबर था। स्तर 3 दिव्य वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त है ना? जिन यूजुन का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। छठे कमांडर को एक बार फिर बिना किसी भेदभाव के व्यापक अभियान शुरू करते देख उसे लगा कि शायद 100,000 अराजकता क्रिस्टल पर्याप्त नहीं होंगे। सौभाग्य से छठे कमांडर में अभी भी थोड़ी समझ थी और उसने महंगी वस्तुएं नहीं लीं। फिर भी उन्होंने एक बार फिर तीसरी मंजिल का लगभग आधा हिस्सा साफ कर दिया। 249 स्तर 3 दिव्य वस्तुएं छूट के बाद तथा दूसरी मंजिल से 22.3 कैश क्रिस्टल के बाद कुल 99,987.5 कैश क्रिस्टल हुए। वांग ये ने उत्साही दुकानदार के लिए आगे के निर्देश छोड़े तथा 400 साल बाद फिर आने का वादा किया। फिर वह चौथी मंजिल पर चला गया। यहाँ उन्होंने स्तर 4 दिव्य वस्तुएं बेचीं। आमतौर पर यहाँ ब्रह्मांडीय दुकान में केवल सबसे मजबूत, उच्च स्थिति और महान पहचान वाले व्यक्ति। स्तर 4 दिव्य वस्तुओं की शुरुआती कीमत हजारों अराजकता क्रिस्टल थी। साधारण क्रिस्टल उच्च श्रेणी के उत्तम अराजकता संत खजाने के बराबर थे। उच्चतम श्रेणी के शिल्प निम्न श्रेणी मध्यम श्रेणी के दिव्य शिल्पों से भी मेल खा सकते हैं। आध्यात्मिक जाति, लकी जाति और अन्य उच्च आयामी जातियां यहाँ खरीदारी नहीं कर सकती थीं। स्तर 4 की दिव्य वस्तुएं बहुत दुर्लभ थीं। कुल 13 आइटम एक नज़र में देखना आसान है। जिन यूजुन ने वांग ये पर कड़ी नज़र रखी। उनके हाथ में वीआईपी कार्ड था जो थोड़ा पसीने से भीगा हुआ था। वह यहाँ स्वाइप करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैं बस देख रहा हूँ, वांग ये ने मुस्कुराते हुए जिन यूजुन से कहा। वह स्तर 4 की दिव्य वस्तुएं खरीद सकता था, लेकिन उसे लगा कि वे कीमत के लायक नहीं हैं। सचमुच? जिन यूजुन को कुछ संदेह हुआ। ठीक है, शायद, वांग ये ने अचानक दूर की ओर देखा। एक ग्रे लबादा जो मौत की शांति की आभा में लिपटा हुआ है, महान और गंभीर। ये बहुत परिचित सा लगा। आश्चर्य से भरे स्वर में वांग ये पास आया। इस दिव्य वस्तु के चारों ओर ब्रह्मांड के कई शक्तिशाली विशेषज्ञ एकत्रित थे तथा बगल में दुकानदार भी मुस्कुराता हुआ इस विशेष दिव्य वस्तु का परिचय दे रहा था। यह अमर सम्राट का वस्त्र है जो ग्लेज्ड डेथ रियल्म से निर्मित है, जो मरे हुए प्राणियों के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को बुलाने में सक्षम है। दुकानदार बहुत उत्साह से मेहमानों को इस विशेष दिव्य वस्तु से परिचित करा रहा था। सौदा हुआ या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि इन मेहमानों की पहचान अत्यंत उच्च है और किसी को भी अपमानित नहीं किया जा सकता। यू ने स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के 2 युवा सदस्यों को अपनी ओर आते देखा, लेकिन दुकानदार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक उनमें से एक ने सीधे कहा, मैं इसे ले लूंगा। भीड़ में हलचल मच गई और सबकी निगाहें वक्ता की ओर मुड़ गईं। दुकानदार अचंभित रह गया और जो शब्द वह कहना चाहता था वे अचानक ही रुक गए। जिन यूजुन के मुंह के कोने पर एक हल्की सी ऐंठन उत्पन्न हुई। क्या हमें सिर्फ देखना ही नहीं चाहिए था? सचमुच, छठा कमांडर कभी सच नहीं बोलता।
क्या ये दिव्य वस्तु 88,000 अराजकता क्रिस्टल के बराबर है? ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक ने भौहें सिकोड़ी। वह इस बात को लेकर झिझक रहे थे कि इसे अपने शिष्य की सुरक्षा के लिए खरीदें या नहीं। आखिरकार एक साधारण सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को बुलाने से मृत्यु नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक लड़ाई के बाद दिव्य शरीर ऊर्जा की खपत की आवश्यकता होगी। और उनके विचार में कीमत वास्तव में कुछ हद तक बढ़ी हुई थी। 88,000 से कुछ अधिक अराजकता क्रिस्टल के साथ कोई भी व्यक्ति लगभग एक संपूर्ण अराजकता संत खजाना खरीद सकता है। वूश, वांग ये ने अन्य ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों को विचार करने का मौका नहीं दिया। उसने तेजी से अपनी स्टोरेज रिंग से वह वस्तु ले ली। जिन यूजुन अभी भी अचंभित था जब अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में मौजूद श्रेष्ठ कार्ड गायब हो गया है, और उसने घबराहट में कहा, यह कार्ड को अधिकतम कर देगा, छठे कमांडर। यहाँ वांग ये ने जिन यूजुन को 8 और सहज क्षेत्र सार दिए। 10% छूट के बाद यह बिल्कुल सही था। यह अमर सम्राट का वस्त्र स्पष्ट रूप से उसी श्रृंखला से संबंधित है जिसमें उसका अपना अमरता मुकुट भी शामिल है। यह अमर कबीले के सबसे शक्तिशाली लोगों को बुला सकता है। जब अकेले लागत प्रभावशीलता की बात आती है तो यह अधिक नहीं है, लेकिन अपने लिए यह ऐसा था जैसे एक सबसे शक्तिशाली नौकर को अपने इशारे पर काम करने के लिए रखा गया हो। और यह अविनाशी और अमर था। निरंतर लाभ बहुत अधिक थे। वर्तमान में उसके पास अमर कबीले की वीर आत्माएं थीं, लेकिन वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। किसी सर्वोच्च सत्ता को गुलाम बनाना व्यक्ति की इच्छा शक्ति के दायरे के आकार तक ही सीमित था। अभी वह बहुत अधिक लोगों को समायोजित नहीं कर सकता। सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को गुलाम बनाने के लिए किसी को बुलाने वाली दिव्य वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। अमर कुल के लिए विशेष दिव्य वस्तुओं को बुलाना, जैसे कि यह, सबसे अच्छा साधन था। 80,000 अराजकता क्रिस्टल को भूल जाए, यहाँ तक कि 180,000 अराजकता क्रिस्टल भी उसके लिए मूल्यवान होंगे। यदि कोई अन्य समन प्रकार स्तर 4 दिव्य वस्तुएं हैं तो मुझे बताएं, वांग ये ने जाने से पहले दुकानदार को निर्देश दिया। स्तर 3 में दिव्य वस्तुओं को बुलाने से सर्वोच्च जीवन रूपों को बुलाया जाता है जिनकी उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन स्तर 4 में दिव्य वस्तुओं को बुलाने से ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों को बुलाया गया। भले ही वे अमर कबीले से न हों, फिर भी वे अमर कबीले की वीर आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए एकदम सही साधन होंगे। बेशक बेशक, दुकानदार ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, और उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि उसकी आंखें लगभग अदृश्य हो गईं। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति का यह अतिथि सचमुच बहुत खर्चीला था। स्तर 4 दिव्य वस्तुएं आमतौर पर लगभग 1 दर्जन पर स्थिर रहती हैं। प्रायः वे इसे हजारों या लाखों वर्षों तक नहीं बेच पाते, लेकिन हर बार जब एक बेचा जाता है तो इसमें कम से कम दसियों हजार अराजकता क्रिस्टल शामिल होते हैं, और अकेले कमीशन ही एक बड़ी रकम है। कई कमजोर उच्च आयामी जातियों के पास इतनी संपत्ति नहीं होती, भले ही उनकी पूरी जाति के संसाधनों को मिला दिया जाए। ... पैसे चुकाने के बाद वह चला गया। डोंगलिन दिव्य क्षेत्र छोड़ने पर छठे कमांडर के प्रति जिन यूजुन की नज़र पूरी तरह से बदल गई थी। उदार, धनवान और विलासी, इतनी लापरवाही और बेबाकी से खर्च करने के बाद छठे कमांडर के पास कितनी संपत्ति होगी? क्या हम और खरीदेंगे? जिन यूजुन ने पूछा। बेशक, वांग यी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कुछ और छोटी मोटी चीज़ें खरीद लूँगा और बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मैं आगे चलूँगा। जिन यूजुन ने अब छठे कमांडर से परिचय बनाने का इरादा किया। थोड़ी देर बाद फुटकर चीज़, जिन यूजुन ने छठे कमांडर की ओर देखा जिसने शानदार फसल काटी थी। वह कुछ हद तक सुन्न महसूस कर रहा था। वह वास्तव में अराजकता क्रिस्टल को पैसे के रूप में बिल्कुल भी नहीं मानता है। छठे कमांडर ने न केवल दिव्य वस्तुओं को बल्कि अराजकता फल और स्वर्ण पंखों वाली सुदृढ़ीकरण सामग्री को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसने बहुत खर्च किया, इससे वह आश्चर्यचकित रह गया। चलो अगले वाले पर चलते हैं, वांग ये ने कहा। अब कहाँ? जिन यूजुन की आंखें चौड़ी हो गईं। जेड ब्यूटी सिटी, वांग ये ने कहा। क्या हम 2 शहरों की यात्रा करने के लिए सहमत नहीं हुए थे? जिन यूजुन, मुझे लगा कि आपने खरीदना खत्म कर दिया है। एट नोवेलबन एट। वांग ये ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, अभी तो हम मुश्किल से ही खत्म हुए हैं। आगे है ... जिन यूजुन को साथ लेकर वांग ये ने एक बार फिर जेड ब्यूटी सिटी में प्रवेश किया। ये स्थान आकार में भी काफ़ी बड़ा था। जो कुछ डोंगबेन सिटी में था वही जेड ब्यूटी सिटी में भी था, और वहाँ और भी विविध वस्तुएं थीं। एकमात्र बात यह थी कि वहाँ वास्तव में स्तर 4 की कुछ दिव्य वस्तुएं थीं, और उन्हें जेड ब्यूटी सिटी में कोई भी समान प्रकार की दिव्य वस्तुएं नहीं मिलीं। लेकिन अन्य चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। वाह, वांग ये ने हल्की सांस छोड़ी। इस यात्रा में उन्होंने अमर वंश विरासत को छोड़कर ग्लेज्ड डेथ रियल्म से प्राप्त अपनी सारी उपलब्धियां खर्च कर दी थीं। वह पूरा सामान लेकर लौटा। लड़ाकू शिविर पर लौटें। वांग ये चुपचाप चला गया और चुपचाप वापस भी आ गया।
उनका दृष्टिकोण सरल किंतु गहन था। दक्षता बहुत अधिक थी। अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, चाहे आदिम ब्रह्मांडीय सागर कितना भी विशाल हो या उसमें कितनी भी मुठभेड़ें हों, उसे इसकी चिंता नहीं थी। वह स्वयं को महान आनंदमय दिव्य क्षेत्र में स्थापित करने से शुरुआत करेगा। फिर अमर कबीले से प्राप्त महान अवसर का उपयोग करते हुए उसने इसे अपनी शक्तियों और ताकत में परिवर्तित कर लिया। वह पहले छोटे लक्ष्य से शुरुआत करते हुए अपनी नींव को स्थिरता से तैयार करेगा। उसके शिक्षक को बचाओ, बाकी सब कुछ बाद में आ सकता है। साधना कक्ष में वांग ये ने स्तर 2 की दिव्य वस्तु निकाली। चेतना ने उसे छुआ और शीघ्रता से विनिमय के लिए आगे बढ़ी। 5 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स के बराबर। क्या आप इसे एक्सचेंज करना चाहेंगे? हाँ। 16 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स के बराबर। क्या आप इसे एक्सचेंज करना चाहेंगे? हाँ। ... इसमें जेड ब्यूटी सिटी में की गई खरीदारी भी शामिल है। कुल 6825 स्तर 2 दिव्य वस्तुएं। वांग ये ने एक भी नहीं छोड़ा। जल्दी से उन सभी को विकास बिंदुओं के लिए आदान प्रदान किया। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500 अरब। लेकिन ये सस्ता था। इसकी लागत केवल 48.9 कैश क्रिस्टल है। स्तर 3 और स्तर 4 की दिव्य वस्तुओं की कीमत की तुलना में यह मात्र एक अंश था। औसतन एक कैश क्रिस्टल लगभग 10 बिलियन विकास बिंदु था, जिसे बहुत लागत प्रभावी माना जा सकता है। हालांकि उनकी वर्तमान युद्ध क्षमता की तुलना में 500 बिलियन तो एक बूंद मात्र है। वह अब सर्वोच्च स्तर की ताकत को लगातार मार सकता था। एक साधारण शक्तिशाली विशेषज्ञ के विरुद्ध उचित परिस्थितियों में वह हत्या भी कर सकता था। 8 गुना कारक के साथ 3 स्तरों की छलांग। स्तर 1 का सबसे मजबूत विशेषज्ञ 800 बिलियन विकास अंक। स्तर 2 का सबसे मजबूत विशेषज्ञ 1600 बिलियन विकास अंक। स्तर 3 2400 अरब विकास अंक तक पहुंच सकता है। वांग ये ने दुख जताते हुए कहा, स्तर 3 की दिव्य वस्तुओं से अधिक मीठी खुशबू किसी और चीज की नहीं होती। 483 स्तर 3 दिव्य वस्तुओं में से उन्होंने केवल कुछ ही प्रयोग योग्य वस्तुएं रखीं। बाकी सब बदल दिया गया। उन्होंने 4502 बिलियन विकास अंक अर्जित किए। औसतन एक स्तर 3 दिव्य वस्तु के बदले 10 अरब विकास अंक मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 प्रमुख शहरों में उसने जो स्तर 3 की दिव्य वस्तुएं खरीदी थीं, वे 2 स्तर 3 के सबसे मजबूत विशेषज्ञों को मारने के लिए पूरी ताकत लगाने के बराबर थीं। पुनर्तः बिना किसी जोखिम के। ये बस थोड़ा महंगा था। उच्च आयामी ब्रह्मांडीय में विनिमय बड़े पैमाने पर विकास अंक हासिल नहीं कर सका, लेकिन इसने पहले से ही आदिम ब्रह्मांडीय सागर में लाभ दिखाया था। मुख्यतः इसलिए कि वह अभी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। अन्यथा वह महान आनंद दिव्य क्षेत्र के भीतर सभी दिव्य वस्तुओं को बेईमानी से चुरा सकता था। इसमें गोल्डन विंग सिटी सहित 9 जिले शामिल हैं और इसमें बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने की चिंता नहीं की गई है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह आसपास के अन्य दिव्य क्षेत्रों में भी जा सकता था और यहां तक कि स्वर्ग को जोड़ने वाले स्तंभ तक भी जा सकता था। संभावनाएं बहुत आशाजनक थीं। मुझे आश्चर्य है कि वुतियान द्वारा छोड़ी गई प्रकाश की जेड गेंद मूल रूप से कहां से आए। वांग ये बहुत उत्सुक था। उनकी वर्तमान जेड प्रकाश गेंद की कार्यक्षमता अभी भी अधूरी प्रतीत होती थी। भले ही यह एक बार वुतियान की जेड प्रकाश गेंद के साथ विलीन हो गई थी, लेकिन जहां एक है वहां संभवतः 2 भी होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रकाश की जेड गेंद 2 तक सीमित नहीं हो सकती। क्या वुतियान द्वारा छोड़े गए अवशेषों में कोई सुराग हो सकता है, या शायद दूर से आ रही वह कॉल नंबर 1 से आ रही है? क्या इसका संबंध प्रकाश की जेड गेंद से हो सकता है? वांग यी के विचार भटक गए। आज तक प्रकाश की जेड गेंद के कई रहस्य अनसुलझे रह गए हैं। वह केवल इतना ही जानता था कि इसकी उत्पत्ति आदिम ब्रह्मांडीय सागर से हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब भी इधर उधर पूछ नहीं सकता था। हल्की सांस लेते हुए वांग ये ने अपना ध्यान भटकाने वाली चीजें एक तरफ रख दीं। इच्छाएं अनंत हैं। अभी भी उसे अपने वर्तमान लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपने मन को विसर्जित करना। वांग ये की मुख्य चेतना इरादे के बीज पर गिर गई। एक क्षण में महान आनंद दिव्य क्षेत्र से वह उच्च आयामी ब्रह्मांड में वापस चला गया। निर्वाण तारे की ऊर्जा में उनका आंतरिक ब्रह्मांड तेजी से विकसित हुआ। इरादे का बीज निर्वाण तारे के मुख्य तने के समान था, जो संपूर्ण निर्वाण तारे में व्याप्त जीवन के दिव्य वृक्ष के समान था। वह स्पष्ट रूप से वध सम्राट की इच्छा को महसूस कर सकता था। वह जियांग जून की इच्छा को भी महसूस कर सकता था। महत्वाकांक्षी वांग ये ने जानबूझकर मुस्कुराया। जियांग जुन हर पहलू में सहयोग करते हुए चुप दिखाई दिए। वास्तव में उनकी इच्छा निर्वाण सितारे के साथ पूरी तरह से समाहित हो गई थी, जिससे जीवन का स्वर्गीय मार्ग समझ में आ गया था। वह पहले ही मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग को समझ चुका था। यदि वह जीवन के स्वर्गीय मार्ग को समझ लेता तो वह वध सम्राट को चुनौती देने में पूरी तरह सक्षम होता। भले ही वह वध सम्राट द्वारा परिष्कृत किए जा रहे निर्वाण स्टार को सफलतापूर्वक नहीं छीन सका, फिर भी उसके पास सौदेबाजी का एक मौका था।
आगे बढ़ना हो या पीछे हटना हो, उसके पास विकल्प थे। अब के विपरीत, जहां पूरी तरह से मनुष्यों द्वारा नेतृत्व किया जाता है। दुर्भाग्य से जियांग जून को यह नहीं पता कि मैंने पहले ही मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग को समझ लिया है। वांग ये ने जियांग जून को हस्तक्षेप नहीं किया। आपका अगला अध्याय साम्राज्य पर है। जब तक वह जीवन के स्वर्गीय मार्ग को नहीं समझ लेता, वह मनुष्यों के पक्ष में खड़ा रहेगा। एट नो विल बिन एट। इतना काफी था। जब वह दिन आएगा जब उसे जीवन का स्वर्गीय मार्ग समझ में आएगा और वह विद्रोह करने के लिए तैयार होगा, तब वांग यी उसे दबाने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि जीवन और मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग में उसका क्षेत्र जियांग जून से अधिक ऊंचा था। क्योंकि उसकी इच्छाशक्ति जियांग जून से अधिक मजबूत थी। और तब भी उसकी युद्ध क्षमता और भी अधिक भयंकर होगी। जियांग जून विद्रोह के लिए क्या प्रयोग कर सकता था? अभी उसे कड़ी मेहनत करने दो। वांग ये को अभी भी उम्मीद थी कि जियांग जून लड़ने की भावना से जलेगा और थोड़ा प्रयास करेगा। तब तो उसे दबाना अधिक संतोषजनक होगा। हालांकि उच्च आयामी ब्रह्मांड को छोड़े हुए उसे काफी समय हो चुका था। दूसरी वरिष्ठ बहन ने उसकी तलाश नहीं की थी। एक अच्छी बात। इसका अर्थ था कि आदि तारे में सब कुछ शांतिपूर्ण था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कम से कम दूसरी वरिष्ठ बहन वर्तमान मामलों को स्वयं संभाल सकती थी। अपने व्यक्तित्व के कारण, जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो, वह निश्चित रूप से उसे परेशान नहीं करेगी। भाई स्लॉटर, वांग ये ने अपनी चेतना को जोड़ा। वध सम्राट अपनी साधना से जाग उठा। उच्च आयामी ब्रह्मांड में वर्तमान स्थिति क्या है? वांग ये ने पूछा। ये बहुत शांत है, स्लॉटर एम्परर ने कहा। विभिन्न ताकतें एक दूसरे को रोक रही हैं, एक नाजुक संतुलन बनाए हुए हैं। वांग ये ने हल्के से गुनगुनाया। 4 प्रमुख उच्च आयामी जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा मानव और शैतान जाति द्वारा आदि तारे पर नियंत्रण करने के कारण 3 पैरों वाला गतिरोध उत्पन्न हो गया। सचमुच, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। यदि दोनों में से कोई भी जाति आगे बढ़ना चाहती है तो उसे परिणामों पर विचार करना होगा। दूसरी वरिष्ठ बहन से कहो कि ओल्ड एंशिएंट और मैं महान आनंद दिव्य क्षेत्र में सुरक्षित हैं, वांग ये ने कहा। इसमें 10,000 साल नहीं लगेंगे, लगभग 5,000 साल और मैं वापस आ जाऊंगा। वध सम्राट की ओर से कुछ शांति थी। क्या हुआ? वांग ये ने पूछा। स्लॉटर सम्राट को धीरे से यह कहने में काफी समय लगा। जब समय आएगा तो क्या आप मेरे लिए भी वहां जाने की व्यवस्था कर सकते हैं? जरूर, लेकिन हम अभी स्थिर हुए हैं, वांग ये ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जब से हमने जन्मजात अराजकता के क्षेत्र में प्रवेश किया है, तब से हम लगातार लड़ाई में हैं। गोल्डन विंग दिव्य जाति, ब्रह्मांड जाति, यून जाति और उच्च आयामी जातियों के गठबंधन के साथ टकराव, साथ ही ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों से लगातार लड़ना, ये थका देने वाला है। अरे भाई स्लॉटर, आपने फिर से बात करना क्यों बंद कर दिया? भाई स्लॉटर, क्या आप अभी भी वहां हैं? ... एक अन्य युद्धोन्मादी को शांत करने में काफी प्रयास करना पड़ा। तभी वांग यी को अमर सम्राट की पोशाक निकालने का समय मिला, जिसे उसने 80,000 अराजकता क्रिस्टल के लिए खरीदा था। मृत्यु की समृद्ध ऊर्जा उमड़ पड़ी, जो उसके अपने अमरता मुकुट के समान थी। वांग ये ने तुरंत ही इसे स्वीकार कर लिया। एक क्षण में एक और ग्लेज्ड क्रिस्टल ताबूत प्रकट हुआ। एक विचार के साथ मरे हुए भगवान के समान एक मरे हुए प्राणी ताबूत से बाहर निकल आया। आत्मा के बिना, इच्छाशक्ति के बिना, इसकी आंखें पूरी तरह से खोखली थीं। लेकिन दिव्य वस्तु अमरता रोग के माध्यम से जुड़े होने के कारण इसने पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन किया। वांग ये ने सफेद जैड मोती निकाला। परम गुप्त तकनीक, अमर आत्मा का उपयोग करते हुए उन्होंने इसे मरे हुए कबीले की सबसे मजबूत वीर आत्मा के साथ जोड़ा। ये चयन पहले की तुलना में अधिक अनुभवी था। उसने सीधे ही एक मरे हुए प्राणी की सबसे शक्तिशाली वीर आत्मा को चुना जो उसके साथ सहयोग करने को तैयार थी, और उसने मरे हुए प्राणी के सबसे शक्तिशाली दिव्य शरीर को जब्त कर लिया। सम्राट जियांग यू, छोटे जियांग, अब से तुम और जियाओशिन मेरे दाहिने और बाएं हाथ होंगे, वांग ये ने कहा। हाँ मेरे प्रभु। सम्राट जियांग यू ने अपना सिर झुकाया। वांग ये ने संतोष में सिर हिलाया। छोटी जियांग जियाओशिन की तुलना में बहुत अधिक सीधी थी। चाहे ईमानदारी से या निष्ठाहीनता से कम रवैया तो है। जब कार्य सौंपने का समय आएगा तो यह जियाओशिन की तुलना में बहुत आसान होगा। ब्रह्मांड के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा उसकी कमान में। ये वास्तव में उनकी प्रत्यक्ष अधीनस्थ शक्ति थी। इसके अलावा ये समन प्रणाली से प्राप्त दिव्य वस्तु हैं और मूल रूप से मरे हुए जाति की वीर आत्माएं हैं। इन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। इसके अलावा शिखर इच्छाशक्ति स्वर्गीय दाओ संत खजाना के भीतर 18 सर्वोच्च स्तर के मरे हुए प्राणी हैं। क्या इससे शैतान जाति का दृढ़तापूर्वक दमन नहीं हो जाएगा? चाहे जियांग जून विद्रोह की कैसी भी योजना बना ले, वह उसकी पकड़ से बच नहीं पाएगा। मरे हुए कबीले की विरासत प्राप्त करने के बाद उसे बस धैर्य रखना था और धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार करना था। उसकी शक्ति केवल मजबूत ही होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर, इसमें उनकी अपनी ताकत भी शामिल थी। वांग ये ने कैस फल निकाला।
प्रत्येक टुकड़ा जन्मजात पवित्र वज्र ऊर्जा से भरा हुआ था। इन्हें थंडर ग्लास की तुलना में इन बिजली विशेषता वाले कैश फलों में पूर्ण ऊर्जा और उच्च अवशोषण क्षमता थी। इसके अलावा कैश फ्रूट सीधे उसकी ताकत के स्तर को बढ़ा सकता है। जन्मजात संत थंडर शरीर के माध्यम से वह और भी अधिक अच्छी तरह से अवशोषित। फूंफकार वांग ये ने एक के बाद एक को आत्मसात कर लिया। डोंगयन सिटी और जेड ब्यूटी सिटी से खरीदे गए बिजली के गुण वाले कैश फ्रूट्स और बड़ी मात्रा में कैश क्रिस्टल ने उनकी ताकत के स्तर को तेजी से बढ़ाया। जब वह लेवल 4 उच्च आयाम का भगवान था, उससे भी अधिक तेज। 10%, 20%, 30%। मात्र 10 वर्षों में वह स्तर 5 उच्च आयाम भगवान के 63% तक पहुंच गया, और यह उनकी पहले से ही अपार संत शरीर ऊर्जा के ऊपर था। बिजली विशेषता अराजकता फल जल्दी से समाप्त हो गए थे। वांग ये ने खेती जारी रखी। पिछले बिजली गुण वाले कैश फलों द्वारा स्थापित नींव के साथ शेष 400 वर्षों से भी कम समय में स्तर 6 उच्च आयाम के भगवान तक पहुंचना निश्चित था। लेकिन ये केवल स्तर 5 से स्तर 6 तक का उत्थान था। इसके बाद 6 से 7, 7 से 8 तक का आरोहण धीमा और धीमा होता जाएगा, क्योंकि अब वह बहुत ताकतवर हो गया था। संत का शरीर जितना अधिक शक्तिशाली होगा, ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, उन्नयन की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। ताकत कीमत के साथ आती है। अराजकता फल खरीदने के लिए धन अर्जित करना जारी रखने के अलावा एक परम या उच्चतर संत शरीर साधना तकनीक प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा, वांग ये ने विचार किया। मरे हुए कबीले की विरासत में गुप्त तकनीकें निहित थीं, लेकिन मानव शरीर उन्हें विकसित नहीं कर सकता था। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के पास भी ये थे, हालांकि वह उनकी उच्चतम स्तरीय विरासत तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन अंतिम रूप से कोई मुद्दा नहीं था। हालांकि विरासत और गुप्त तकनीकों की खेती अलग अलग थी। उन्हें दौड़ में बराबरी करनी थी। पूर्वी आदिम क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उसके लिए सबसे उपयुक्त उच्चतम श्रेणी जेड ब्यूटी दिव्य जाति की संत शरीर साधना तकनीक थी। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या जेड ब्यूटी दिव्य जाति और वह स्वयं विशुद्ध मानव होने के कारण एक ही जाति के अंतर्गत गिने जाएंगे। वांग ये मन ही मन हंसा। वह शायद बहुत ज्यादा सोच रहा है। पूर्वी आदिम क्षेत्र की दिव्य जातियों में जेड ब्यूटी दिव्य जाति सबसे शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि यकीनन उसकी कोई बराबरी नहीं थी। डोंगयन आदिम जाति के बाद दूसरे स्थान पर। वह इतनी शक्तिशाली सत्ता से संत शरीर साधना तकनीक कैसे प्राप्त कर सकता था? लेकिन पूर्वी आदिम क्षेत्र में मानव जातियां सितारों जितनी असंख्य हैं, वांग ये स्पष्ट रूप से जानता था। दिव्य जातियों की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि अराजकता जातियों की भी नहीं। बस एक उच्च आयामी मानव जाति खोजे जो संत शरीर साधना तकनीक को विरासत में प्राप्त कर सके। वह न केवल खेती कर सकता था, वह संपूर्ण मानव जाति को भी लाभान्वित कर सकता है। गोल्डन विंग डिवाइन रेस कॉम्बैट डिपार्टमेंट के छठे कमांडर के रूप में अपनी पहचान के साथ वह सीधे तौर पर दबाव डाल सकता था और रिश्वत दे सकता था। इसे एजेंडे में शामिल करें। समय गुजर जाता है। अगले 200 वर्ष शीघ्रता से बीत गए। स्तर 5 उच्च आयाम भगवान का 90%। वांग ये की साधना की गति अत्यंत तेज थी। उसे स्तर 6 उच्च आयाम के भगवान तक पहुंचने के लिए 100 साल की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस समय उन्हें अपने कमांडर के नामप्लेट के चेतना संचरण से एक लंबे समय से प्रतीक्षित संदेश प्राप्त हुआ। क्या आप सचमुच मेरी मदद कर सकते हैं? झिझक और अस्वाभाविकता से भरी एक गहरी आवाज ने एक बहुत ही जटिल भावना को प्रकट किया। वांग ये के होंठ थोड़े मुड़ गए। जंगली राजा, इस बड़ी मछली ने अंततः चारा ले लिया। जंगली राजा, लगातार 300 मुकाबलों में पराजित। वांग यी ने उनकी अदम्य भावना की प्रशंसा की और उससे भी अधिक उनकी अमर काया की। साथ ही वह सम्राट मू क्यूशुई के बारे में भी बहुत उत्सुक था। क्या इस महिला के साथ कुछ गड़बड़ थी? क्या वह एकांत में अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती थी? क्या जंगली राजा को लगातार 300 बार पीटने का कोई मतलब था? हाँ, ये दिलचस्प था। वांग यी ने महान युद्ध शिविर में सम्राट म्यू क्यूशुई को अपनी तलवार तकनीक का प्रदर्शन करते देखा। पिछली बार जब उसने उसे देखा था, उसकी हत्या करने की मंशा और भी गहरी हो गई थी। उसकी आक्रमण शक्ति में भी काफी सुधार हुआ था। हे भगवान, वह भी उसकी तरह प्रगति कर रही थी। अंतर यह था कि वह खुले तौर पर जंगली राजा की संत पथ मार्शल तकनीकों की अंतिम गुप्त तकनीक सीखने का इरादा रखता था। लेकिन सम्राट म्यू क्यूशुई गुप्त रूप से स्पष्ट से सीख रही थी, फिर इसे अपनी रचना में एकीकृत कर रही थी और संत पथ मार्शल तकनीकों की अपनी अंतिम गुप्त तकनीक तैयार कर रही थी। ये औरत, वह बहुत दुष्ट थी। क्या तुम्हें अभी तक इसका एहसास हुआ? वांग ये जंगली राजा के पास पहुंचा। जंगली राजा के दांत जोर से पीसने लगे। वह अनजाने में वांग यी की निगाहों से बच गया। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। लेकिन जब उसने सम्राट म्यू क्यूशुई को युद्ध शिविर में अपनी तलवार की तकनीक का अभ्यास करते देखा, तो उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए जंगली राजा ने अपने दांतों को भींच लिया और वांग ये को घूरते हुए कहा, मैं जीतूंगा। संभव है। वांग ये ने एक बार फिर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया।
थप्पड़। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के जंगली राजा ने वांग ये का हाथ पकड़ लिया और खड़ा हो गया। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मेरे पीछे आओ। वांग ये मुड़ा और ना कॉम्बैट कैंप के भीतरी प्रांगण की ओर चला गया। जब वह वहां से गुजरा तो उसने अपने पास बैठे निर्लज्ज जिन युवक को देखकर सिर हिलाया और उसे अंगूठा दिखाया। बहुत अच्छा। जंगली राजा ने भी अपना पैर पटका और उसका अनुसरण किया। युद्ध शिविर के मध्य में सम्राट म्यू क्यूशुई की सुंदर आंखें बिना किसी भावभंगिमा के प्रस्थान करने वाले व्यक्तियों का अनुसरण कर रही थीं और शीघ्रता से पुनः तलवार चलाने की कला में लग गईं। उसने नहीं सोचा था कि छठा कमांडर जंगली राजा को बेहतर बनाने में मदद करने का कोई रास्ता खोज पाएगा। न ही उसने कभी सोचा था कि जंगली राजा उसे कभी हरा सकेगा। आंतरिक प्रांगण बहुत शांतिपूर्ण था। ये कमांडरों की विशेष साधना का स्थान था। आप फिलहाल यहीं प्रशिक्षण लेंगे, वांग ये ने जंगली राजा से कहा। कोई अन्य सदस्य आपको परेशान नहीं करेगा। क्या ट्रेन? जंगली राजा ने हैरान होकर पूछा। युद्ध कौशल। वांग ये जंगली राजा के लिए महत्वाकांक्षी था। युद्ध के प्रति उनकी जन्मजात प्रतिभा उत्कृष्ट थी। यद्यपि स्वेच्छाचारी और अनियंत्रित, नियंत्रण से परे, साम्राज्य के साथ जुड़े रहें, फिर भी ऐसा एकनिष्ठ शक्तिशाली व्यक्ति एक बार किसी के पक्ष में हो जाए तो वह बहुत विश्वसनीय अधीनस्थ हो सकता है। विशेष रूप से कैसे? जंगली राजा अभी भी वांग ये पर कुछ हद तक अविश्वास कर रहा था। 3 पहलुओं से वांग ये पहले से ही तैयार था। आपका दिव्य शरीर और ऊर्जा ग्रिड सम्राट म्यू क्यूशुई से ज्यादा कमतर नहीं है। निकट युद्ध की मूल बातों में आप उससे एक स्तर अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन आपकी कृपाण तकनीकें उसकी तलवार तकनीक से दब जाती हैं। बकवास। जंगली राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये स्पष्ट रूप से एक बराबरी का मुकाबला है। वांग ये ने कहा, ऐसा नहीं है। कृपाण में आपके परम संत पथ मार्शल तकनीकों में केवल काफी हद तक महारत हासिल है, लेकिन सम्राट म्यू क्यूशुई की अंतिम तलवार तकनीक पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी है। विशुद्ध शक्ति के संदर्भ में ये वास्तव में बहुत भिन्न नहीं हो सकता है, लेकिन एक इष्टतम श्रेणी की तलवार तकनीक में दिव्य शरीर का उपयोग, विविधताओं का निष्पादन, ऊर्जा वृद्धि, सभी पहलू एक अपूर्ण परम कृपाण तकनीक से अधिक मजबूत हैं। बैकवर्ड। जंगली राजा चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि छठा कमांडर सच कह रहा था। परम संत मार्शल तकनीक पूर्ण क्षेत्र तक पहुंचना बहुत कठिन है, जंगली राजा ने गंभीरता से कहा। वांग ये ने कहा, आपको पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक परिपूर्ण चाल बना सकते हैं तो यह उसकी अंतिम तलवार तकनीक से अधिक शक्तिशाली होगी। जंगली राजा ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे नहीं बना सकता, यह मेरी सीमा है। वांग ये मुस्कुराया, मैं कर सकता हूं। तुम? जंगली राजा कुछ स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। ये परम संत मार्शल तकनीक थी जिसे उन्होंने अपने दिव्य शरीर की क्षमताओं के आधार पर बनाया था। अन्य मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को उनकी बुनियादी तकनीक पर नए कदम विकसित करना तो दूर, उन्हें इसे विकसित करना भी कठिन लगा। वांग ये मुस्कुराए और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, दूसरी बात, आपके गोल्डन विंग्स की गुणवत्ता बहुत साधारण है, सम्राट म्यू क्यूशुई से 2 ग्रेड नीचे। जंगली राजा के सुनहरे पंख एक उच्च श्रेणी के अराजकता संत खजाने के बराबर थे। उनके जैसे असाधारण और शक्तिशाली विशेषज्ञ के लिए ये सामान्य सीमा के भीतर था। लेकिन सम्राट म्यू क्यूशुई के स्वर्ण पंखों को अराजकता संत खजाने के शिखर स्तर तक बढ़ा दिया गया था, और दोनों के बीच एक परिपूर्ण अराजकता संत खजाना था। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का गौरव उनकी जाति की रक्त रेखा स्वर्ण पंखों में निहित है। उनकी अपनी युद्ध क्षमता के साथ पूरी तरह मेल खाता है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जंगली राजा ने काफी ईमानदारी से कहा, यहाँ तक कि स्पष्टीकरण देने के लिए भी, लेकिन मैंने पहले ही अपने सभी संसाधन इसमें लगा दिए हैं। मुझे पता है। वांग ये ने सिर हिलाया। गोल्डन विंग्स की वृद्धि के लिए आगे बढ़ने पर अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। जंगली राजा कुलीन उपनाम जिनसे नहीं था और उसकी कोई प्रमुख पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी। युद्ध विभाग के कार्यों से उनकी कमाई सीमित थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सम्राट म्यू क्यूशुई जितना चतुर नहीं था, जिसके पास उत्कृष्ट व्यावसायिक क्षमताएं थीं। मैं आपको संवर्धन में मदद करने के लिए सामग्री प्रदान कर सकता हूं, वांग ये ने कहा जब उन्होंने डोंगेन शहर में खरीदी गई विभिन्न संवर्धन सामग्रियों को बाहर निकाला, जो चमकदार ढंग से सजाई गई थीं और पूरी तरह से स्टॉक में थीं। एट नोवेलबन एट। ये दृश्य देखकर जंगली राजा अचंभित रह गया। गरीबी ने उनकी कल्पनाशीलता को सीमित कर दिया था। इतनी सारी संवर्धन सामग्री कैसे हो सकती है? यदि उसे सब कुछ दे दिया जाए तो वह अपने स्वर्ण पंखों को अराजकता संत खजाने के शिखर स्तर तक बढ़ा सकता है। नहीं, शायद इससे भी अधिक। क्या तुम सच में मुझे ये दे रहे हो? जंगली राजा ने हैरानी से वांग ये की ओर देखा। आप इन्हें अपनी इच्छानुसार उपयोग करें, वांग ये मुस्कुराया। जंगली राजा ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए सावधानी से वांग ये को देखते हुए कहा, तुम्हारी योजना क्या है? आप एक महिला नहीं हैं, वांग ये ने कहा। क्या आपको डर है कि मेरे मन में आपके बारे में कुछ अनुचित विचार हैं?
जंगली राजा ने आगे कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। तो ये तय हो गया, वांग ये ने कहा, जल्दी करो और खेती करो, हमारे पास 200 साल में एक मिशन है, इस समय के दौरान मेरे लिए अपनी ताकत बढ़ाओ। ठीक है। जंगली राजा को वृद्धि सामग्री की विशाल मात्रा से अस्पष्ट रूप से आश्वस्त महसूस हुआ। वांग यी को देखते हुए उसे अचानक लगा कि छठा कमांडर इतना बुरा नहीं था। वह तीसरे कमांडर की तरह नहीं था जो हमेशा उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता था। और उन्होंने बिना किसी शर्त के खेती के लिए संसाधन उपलब्ध कराए, बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं की। शायद, क्या वह सचमुच अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ा सकता है और सम्राट म्यू कियुशुई को हरा सकता है? तीसरा पहलू क्या है? जंगली राजा ने पूछा। वांग यी के साथ बातचीत में उसकी आवाज़ अनजाने में बदल रही थी। स्थानिक खजाना। वांग यी ने उसकी ओर देखा, तुम्हारा उपकरण बहुत घटिया है, हर पहलू में सम्राट म्यू कियुशुई से कमतर है। एक बार जब तुम पहले 2 पहलुओं में सुधार कर लोगे, तो मैं तुम्हें उपकरणों का एक नया सेट दिलवा दूंगा जो निश्चित रूप से तुम्हारी युद्ध क्षमता को अगले स्तर तक ले जाएगा। अच्छा। जंगली राजा ने जोर से सिर हिलाया, उसकी बाघ जैसी आंखें चमक रही थीं। अगर आपकी कही हर बात सच हुई, तो मैं, जंगली राजा, अब से आपके आदेशों का पालन करूंगा। आपको वैसे भी मेरी बात सुननी चाहिए, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मैं आपका कमांडर हूं। लेकिन कोई बात नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वांग ये के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने दो। 200 साल, नए सिरे से जन्म लेने के लिए पर्याप्त। अच्छा। तारांकन। तारांकन। जंगली राजा विजय प्रगति 30%। वांग ये को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि जंगली राजा आसानी से उस पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन ये सब ठीक था। एक बार जब उसने वांग यी के संसाधनों का मुफ्त इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने गोल्डन विंग्स को मजबूत कर लिया, तो वह खुद को इस भंवर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। ये केवल समय की बात थी कि वह पूरी तरह से गिर जाए। गोल्डन विंग्स का संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण था। पहले दशक में प्रचुर संसाधनों के साथ जंगली राजा ने जल्दी ही अपने स्वर्ण पंखों को एक आदर्श अराजकता संत खजाने के स्तर तक बढ़ा दिया। उनकी युद्ध क्षमता ने मंच पर धूम मचा दी। एट नोवेल्बन एट चौथे दशक में उनके गोल्डन विंग्स फिर से रूपांतरित हो गए और चरम अराजकता संत खजाने के स्तर तक पहुंच गए। उनकी युद्ध क्षमता एक स्तर ऊपर उठ गई। कोई अन्य नहीं, ये पैसे की ताकत है। कैसा लग रहा है? वांग ये ने जंगली राजा की ओर देखते हुए मुस्कराते हुए पूछा। बहुत शक्तिशाली। जंगली राजा की आंखों में युद्ध के लिए उत्सुकता चमक उठी, खुशी और उत्साह से भर गया। मैं सम्राट म्यू कियुशुई को फिर से चुनौती देने जा रहा हूं। अभी पर्याप्त नहीं है, वांग ये ने कहा। लेकिन जंगली राजा ने अनसुना कर दिया और तुरंत गायब हो गया। वांग ये को कोई आपत्ति नहीं थी। वह जंगली राजा के चरित्र को जानता था। यदि उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, तो क्या वह वास्तव में वही रह पाएगा? वैसे भी वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ... कुछ समय बाद। अरे, फिर से उसी औरत से हार गया। जंगली राजा क्रोधित हो गया। 300 पहली हार। लेकिन इस बार उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया। यद्यपि वह हार गया, परंतु उसे अपनी क्षमताएं और प्रगति स्पष्ट रूप से दिख रही थी। उसके पास सम्राट म्यू कियुशुई को भी मात देने की शक्ति थी। काश, छठा कमांडर उसकी मदद करना जारी रखेगा। क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? वांग ये ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं करता हूँ, जंगली राजा ने दृढ़ता से कहा। कोई संदेह नहीं रहा, क्योंकि उसकी तलवार ने अपनी महिमा प्रकट की। कृपया मुझे निर्देश दें, छठे कमांडर। आपका अगला पठन साम्राज्य में इंतजार कर रहा है। अच्छा। वांग ये ने अपनी कृपाण निकाली। जंगली राजा की विजय प्रगति 50%। परम संत मार्शल तकनीक की खेती करें। वांग ये परम को छोड़कर सीधे खेती करने चले गए। उत्तम क्षेत्र स्तर पर एक परम संत मार्शल तकनीक एक सबसे मजबूत विशेषज्ञ की युद्ध कौशल के शिखर को प्राप्त कर सकती है। आदर्श क्षेत्र में यह अराजकता देवताओं की शक्ति से भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। छत परम मार्शल तकनीकों की तुलना में अधिक ऊंची थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रवेश की कठिनाई 1 अरब गुना अधिक होगी। हाँ, ये निश्चित रूप से उसकी अपनी समझने की क्षमता के कारण नहीं था। छठे सेनापति, क्या आप वास्तव में ये जानते हैं? यह 12,345वीं बार था जब जंगली राजा ने यह प्रश्न उठाया था। आप गलत पढ़ा रहे हैं, वांग ये ने गंभीरता से कहा। अगर मैं इसे नहीं समझ पाया, तो यह आपकी गलती होगी। फेनमैन तकनीक के अनुसार, जब तुम मुझे मियाओ मांग स्काई सेबर के बारे में पूरी तरह से सिखा दोगे तभी तुम इसके रहस्यों को सही मायने में समझ पाओगे, जंगली राजा ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, बोलो, वांग ये ने आदेश दिया। ठीक है। दिन ब दिन, साल दर साल, जंगली राजा को निराशा का एहसास हुआ। अपनी लड़ाकू शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि क्या वह कभी छठे कमांडर को सबक सिखा पाएगा, थोड़ी निराशा महसूस कर रहा था। और सुनना होना, क्या छठे कमांडर को सचमुच समझ नहीं आया या वह सिर्फ दिखावा कर रहा था?
क्या वह तथाकथित शिक्षण तकनीक वास्तविक थी या नहीं? बिल्कुल नहीं। छठे कमांडर की पहचान और स्थिति को देखते हुए वह उनसे झूठ कैसे बोल सकता था? और छठा सेनापति, यद्यपि केवल एक उच्च आयाम का स्वामी था, फिर भी वह पहले से ही ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों से प्रतिद्वंद्विता कर रहा था। चाहे मियाओ मान स्काई सेबर कितना भी कठिन क्यों न हो, उसके लिए मूल बातें सीखना आसान होना चाहिए। सांस। मुख्य समस्या यह है कि मैंने इसे पूरी तरह से समझा नहीं है। जंगली राजा ने खुद पर गहराई से विचार किया, अन्यथा मैंने छठे कमांडर को बहुत पहले ही सिखा दिया होता। ऐसी प्रतिभा के साथ वह जंगली राजा की आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि छठे कमांडर के हाथ में तलवार बदलने लगी। विशाल और अंतहीन कृपाण इरादे ने धीरे धीरे मियाओ मन स्काई कृपाण की गहनता को उजागर किया। स्वर्गीय कृपाण दाव की शक्ति को स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के तीव्र और कुशल हमलों के साथ मिलाने से शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। छठे कमांडर, आपने अंततः मूल बातें समझ ली हैं। जंगली राजा की आंखों में आंसू भर आए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्वयं ही मियाओ मान स्काई सेबर का सटीक प्रहार किया हो। ध्यान से देखकर जंगली राजा दंग रह गया। छठे कमांडर के हाथ में तलवारें बदलती रहीं। प्रदर्शित प्रत्येक चाल एक नया परिवर्तन था। कृपाण का इरादा जितना शुद्ध होगा, उसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। बस कुछ ही क्षणों में, शुरुआती से लेकर लघु निपुणता स्तर तक, फिर लघु निपुणता स्तर तक, निपुणता से लेकर निष्पादन तक, एकदम सही स्लैश धमाका। छठे कमांडर की कृपाण तलवार की रोशनी की ऐसी तीव्रता को संघनित कर रही थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जंगली राजा की आंखों के सामने गिरकर वह बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसके हाथ सुन्न हो गए, उसके सुनहरे पंख हिंसक रूप से कांप रहे थे। जंगली राजा की छाती जोर से धड़क उठी और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये सच था। छठे कमांडर ने जो कुछ कहा था वह सब सच था। उसने अपने आप को धोखा नहीं दिया था। छठे कमांडर, उनकी समझ बहुत उच्च थी। ऐसा लगता है वास्तव में मैं ही बहुत मूर्ख हूँ, जंगली राजा ने अपने आप से कहा। छठे कमांडर को अपनी आंखों के सामने बार बार सही चाल चलते हुए देखना। जंगली राजा को कृपाण तकनीक के बारे में एक आभास हुआ जो छठे कमांडर के हमले का अनुकरण कर रहा था, और वह जल्दी ही उसमें विलीन हो गया। तुरंत एहसास मियाओ मन स्काई सेबर महारत पूर्णता। वांग यी की आंखों के सामने प्रकाश और छाया चमक उठी। एक परम संत मार्शल तकनीक के परिवर्तन के बदले में 100 अरब विकास बिंदुओं की खपत इसके लायक था। पूर्ण क्षेत्रीय मियाओ मान स्काई सेबर तकनीक पर विचार करते हुए सबसे मजबूत विशेषज्ञ के शिखर स्तर तक पहुंच गया था। एक बार जब वह विकास बिंदुओं की एक और लहर एकत्र कर लेता है, तो परिपूर्ण क्षेत्र में चढ़ने से उसे और अधिक विनाशकारी हत्या करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। उन्होंने कृपाण तकनीक का प्रयोग बंद कर दिया। वांग यी की नज़र जंगली राजा पर पड़ी, जो अपने आत्मज्ञान के मध्य में था। ये कहना होगा कि उनकी समझ सचमुच अद्भुत थी, एक जंगली जानवर की सहज बुद्धि के समान। उनका प्रदर्शन देखकर ही उन्हें तुरंत आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हो गया। वास्तव में ये सब उनकी अपनी अच्छी शिक्षा का परिणाम था। कोई बड़ी बात नहीं है, वांग यी ने कुछ देर तक कहा, फिर आंतरिक प्रांगण से बाहर चला गया। शिक्षक विद्यार्थी को द्वार के भीतर ले जाता है, लेकिन साधना व्यक्ति पर निर्भर करती है। उसने जंगली राजा के लिए वह सब कुछ किया था जो वह कर सकता था। वह इसे समझ पाएगा या नहीं, यह उसके अपने भाग्य पर निर्भर करता था। वैसे भी वह खुद भी इसे पहले ही समझ चुका था। सफलता स्तर 6 उच्च आयाम भगवान अल्टीमेट सेंट मार्शल तकनीक मियाओ मन स्काई सेबर की साधना के कुछ समय बाद ही वांग यी ने अपनी शक्ति के स्तर में उन्नति पूरी कर ली। इतनी तेजी, कितनी प्रभावशाली प्रतिभा और धन कमाने की अद्भुत क्षमता। लड़ाकू कौशल के बुनियादी स्तर पर प्रत्येक वृद्धि से भारी वृद्धि हुई। सहज ऊर्जा से भरपूर वांग यी ने सहजता से मियाओ मान स्काई सेबर का प्रयोग किया। उसके मुंह के कोने पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान तैर रही थी। अब एकल युद्ध कौशल के संदर्भ में वह पहले से ही मून लेमन किंग को परास्त कर सकता है। अपने अधीन 5 कप्तानों में से वह 3 से अधिक शक्तिशाली था, जो पर्याप्त था। शेष 2 जंगली राजा पहले से ही उसके पक्ष में आधा था। जहां तक सम्राट म्यू कियुशुई का प्रश्न है, उसे विजय पाने में समय लगेगा। खेती करते रहो। अच्छी खबरें आती रहीं। स्तर 6 उच्च आयाम भगवान में कदम रखने के बाद उनके शरीर में आंतरिक ब्रह्मांड 3 आयामी से 4 आयामी तक टूट गया। संप्रभु पूज्यनियों के स्तर तक पहुंचना, लेकिन उनकी आंतरिक ब्रह्मांडीय शक्ति एक सामान्य संप्रभु पूज्य से कहीं अधिक मजबूत थी। प्राइमर्डियल स्टार के समर्थन के साथ, चाहे खेती के लिए या रक्षा के लिए, यह असाधारण रूप से मजबूत था। 500 वर्ष की एकीकरण अवधि समाप्त होने से पहले उनकी युद्ध क्षमता एक बार फिर बढ़ गई। रक्तरेखा स्वर्ण पंख अमरता सम्राट शरीर वांग यी ने दोनों को मिलाने का प्रयास किया और उसका प्रभाव काफी अच्छा था। दोनों में कोई संघर्ष नहीं था, विशेषकर गोल्डन विंग्स में, जिन्हें बाहरी रूप से जोड़ा जा सकता था। एक साथ मिलकर उनमें और भी अधिक शक्तिशाली दिव्य शरीर संहारक क्षमताएं थीं।
क्योंकि दोनों ही भौतिक पद की श्रेणी में थे। अमरता सम्राट शरीर की मृत्यु ऊर्जा दिव्य शरीरों की जीवन शक्ति और क्षय के खिलाफ बेहद विनाशकारी थी। स्वर्णपंख दिव्य शरीरों को भी चकनाचूर कर सकते थे और दिव्य शक्तियों को नष्ट कर सकते थे। रब ने बना जोड़ी एक नई रक्त रेखा क्षमता में विलय होने के कारण उसकी वर्तमान दिव्य शरीर संहार क्षमता आत्मा विलोपन से कम दुर्जय नहीं थी। आदिम ब्रह्मांडीय सागर उच्च आयामी ब्रह्मांडीय सागर से भिन्न है। यहाँ विभिन्न प्रकार की हत्याएं आम थीं। अतिरिक्त मारक क्षमता होना केवल लाभ ही था, कोई हानि नहीं। समय आ गया है, वांग ये ने साधना समाप्त की और खड़ा हो गया। 500 वर्ष का एकीकरण काल पलक झपकते ही बीत गया। उसे आश्चर्य हुआ कि जंगली राजा की खेती कैसे चल रही होगी। अचानक उसकी चेतना में हलचल मच गई, क्योंकि कमांडर की नेमप्लेट से पहली बार एक संदेश दिखाई दिया। लड़ाकू विभाग मिशन आ रहा है। उच्च आयामी जातियों का दमन। वांग ये का दिल हिल गया। गोल्डन विंग्स सिटी। जिन यूजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माय लॉर्ड वास्तव में छठे कमांडर के प्रति गहरी चिंता दिखाते हैं। ग्लेज्ड डेथ रियल में लड़ाई के दौरान उसने मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य कमाया, इसे एक पुरस्कार समझो, महारानी जिन येना ने कहा। इसके अलावा लड़ाकू विभाग से पहली बार मिशन पर जाने के लिए धीरे धीरे कुछ अनुभव प्राप्त करना बेहतर है। जिन यूजुन ने कहा, मुझे डर है कि अन्य 5 कमांडरों में कुछ असंतोष हो सकता है। महारानी जिन येना ने कहा, नए कमांडर के रूप में वह अनिवार्य रूप से अन्य 5 कमांडरों के साथ जुड़ेंगे और एक साथ मिशनों को अंजाम देंगे। यह उनके लिए युद्ध में सहयोग करने और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का एक अच्छा अवसर है। जिन यूजुन ने हंसते हुए कहा, माय लॉर्ड देखना चाहते हैं कि वह जटिल रिश्तों को कैसे संभालते हैं, है ना? महारानी जिन येना ने कहा, मुझे उनकी अन्य क्षमताओं के बारे में सामान्य जानकारी है, केवल इस पहलू पर गौर करना बाकी है। जिन यूजुन ने सिर हिलाया। छठी सेना कमांडर की समग्र क्षमता को देखते हुए अत्यधिक जटिल मिशनों को अंजाम देना वास्तव में उन पर बोझ होगा। उच्च आयामी जातियों को दबाने से शुरुआत करना एक अच्छी शुरुआत है। महारानी जिन येना विचारमग्न दिखाई दी। हालांकि मुझे हमेशा लगता है कि उच्च आयामी जातियों के बीच इस विद्रोह के पीछे अन्य जातियों की छाया है। क्या मिलॉर्ड का मतलब है जेड ब्यूटी दिव्य जाति? जिन यूजुन ने पूछा। निश्चित नहीं, महारानी जिन येना ने कहा, यह कोई रहस्य नहीं है कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति डोंगेन आदिम कबीले को प्रतिस्थापित करना चाहती है, लेकिन उनका बड़ा उद्देश्य डोंशी दिव्य मोती है, न कि हम साथी दिव्य प्राणी। जिन यूजुन ने कहा, यदि यह जेड ब्यूटी दिव्य जाति नहीं है तो यह अन्य अराजकता जातियां होंगी जो ट्रेजरवुड दिव्य जाति के पदचिन्हों पर चलने की सोच रही होंगी। महारानी जिन येना ने धीरे से कहा, मुझे आशा है कि यह सिर्फ मेरी अति सोच है। तारांकन ना लड़ाकू शिविर। छठी सेना के कमांडर पहली सभा। माहौल बहुत अजीब था। समूह का नेतृत्व कर रहे सम्राट म्यूकियुशुई और वाइल्ड किंग इस बात को लेकर काफी चिंतित थे कि किसी भी मामूली असहमति पर वे लड़ने के लिए तैयार हों। कुलीन उपनाम जिन के 2 लोग, जिनतुंग और जिन येंजुन, एक दूसरे को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे, जिसे उनकी आंखों में छिपाना मुश्किल था। बीच में मून लेमन किंग मुस्कुराते हुए किसी को भी नाराज न करते हुए तटस्थ बने रहे। फिर भी उसकी खूबसूरत आंखें कभी कभी सम्राट म्यूकियुशुई को बमुश्किल बोधगम्य स्नेह के साथ देख लेती थीं। सभी को मिशन मिल गया? वांग ये ने पूछा। 5 कप्तानों ने सिर हिलाया। अपने विचार साझा करें, वांग ये ने कहा जब उसकी नज़र मून लेमन किंग पर पड़ी। चालाक और बुद्धिमान वह कमांडरों का स्नेहक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे लगता है कि मिशन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन पुरस्कार महत्वपूर्ण है, मून लेमन किंग ने कहा। वह मूल कमांडर के साथ काम कर चुकी थीं और कई युगों तक कॉम्बैट डिपार्टमेंट में रही थीं तथा विभिन्न प्रकार के मिशनों से अच्छी तरह परिचित थीं। उच्च आयामी जातियों का दमन करना अपेक्षाकृत आसान कार्य था तथा इससे काफी लाभ भी हुआ। युद्ध निश्चित रूप से आवश्यक था। आखिरकार युद्ध विभाग का निर्माण युद्ध के लिए ही किया गया था। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे लड़ते हैं। दैवीय जातियों से लड़ना जीवन मरण का प्रश्न था। अराजकता दौड़ से लड़ना एक पायदान कम कठिनाई वाला था। यहाँ तक कि ग्लेज्ड डेथ रियल में महान भाग्य की दौड़ में भी अराजकता वाली जातियां स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति का नरसंहार करने का साहस नहीं कर पाएंगी। बेशक उनमें ताकत भी नहीं थी। अब तक का सबसे आसान तरीका उच्च आयामी जातियों से लड़ना था। चाहे स्थिति, युद्ध कौशल या मनोवैज्ञानिक पहलू की दृष्टि से वे पूर्णतः लाभ में थे। बस उन्हें कुचल दो, जंगली राजा ने ठंडी आवाज में कहा। उसका तिरस्कार स्पष्ट था। अत्यधिक हत्या की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें डराओ और अधिक लाभ उठाओ, यही असली सौदा है। जिन येंजुन ने वांग यी को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। इस प्रकार का मिशन मूल रूप से कमांडरों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। छठा कमांडर निश्चित रूप से महारानी जिन येना से संबंधित होगा। उच्च परिवार में जन्मे जिन येंजुन भी वांग यी के साथ डोंगबेन शहर और जेड ब्यूटी शहर पर छापा मारने गए थे। वह उनकी वित्तीय शक्ति से भली भांति परिचित थे। उच्च आयामों के इस भगवान के महान संबंध थे।
जिनतुंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही ये हमारा पहला मिशन है, इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसे अच्छे से पूरा करना चाहिए। सम्राट म्यू क्यूशुई ने बहुत देर तक अपने होठों को दबाया और फिर कहा, अन्य कमांडरों के हस्तक्षेप से सावधान रहें। एम्पायर पर अधिक सामग्री खोजें। वांग ये ने धीरे से कहा, हम, क्या मतलब है तुम्हारा? सम्राट म्यू क्यूशुई ने कहा, आप एक नए कमांडर हैं और अन्य कमांडर हस्तक्षेप करने के बहाने मदद करने का नाटक कर सकते हैं और लूट का कुछ हिस्सा हड़प सकते हैं। वे आपको अनदेखा भी कर सकते हैं और सीधे उन उच्च आयामी ब्रह्मांडों की ओर जा सकते हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। जिन यूजुन सही थे। सम्राट म्यू क्यूशुई वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा थे। अन्य 4 कप्तान, जो ढीठ के समान ढीठ, फिसलन भरे के समान फिसलन भरे, कमजोर के समान कमजोर थे, प्रत्येक की अपनी अपनी योजनाएं थीं। केवल सम्राट म्यू क्यूशुई ही सेनापतियों के अधीन कप्तान थे, जो सभी पहलुओं में अत्यंत सक्षम थे। यदि ऐसा होता है तो आपके विचार से इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? वांग ये ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी की ओर देखते हुए सम्राट म्यू क्यूशुई ने कहा, यदि आप अन्य कमांडरों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं तो आंखें मूंद लें और मुनाफे को थोड़ा कम कर दें। यदि आप लाभों पर एकाधिकार करना चाहते हैं तो सीधे महारानी को रिपोर्ट करें, लेकिन इससे अन्य कमांडर नाराज हो जाएंगे। वांग ये ने पूछा, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे दोनों चीजें मिल सकें? नहीं, सम्राट म्यू क्यूशुई ने कहा। वांग ये ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। सम्राट म्यू क्यूशुई में वास्तव में योग्यता थी, लेकिन उनमें पारस्परिक संबंधों की कमी थी। अन्यथा उनका कमांडरों के साथ कोई टकराव नहीं होता और वे अपनी इच्छा से नहीं जाते। अन्य कप्तानों के साथ उनके रिश्तों सहित ये सब गड़बड़ था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह योग्यता को महत्व देते थे। उसके पास कुछ और हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि उसके पास स्वयं क्षमता थी। मिशन के बारे में क्या किसी को कोई संदेह है? वांग ये ने मुस्कुराते हुए पूछा। 5 कप्तान एक दूसरे की ओर देखते रहे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। यदि ऐसा है तो तैयार हो जाओ, हम 3 दिन में निकलेंगे। वांग ये ने अंततः निर्णय लिया। हाँ, सेना कमांडर जिन यूजुन, पीछे रहो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... मानव आकार का भुगतान कोड छोड़ा नहीं जा सकता। वांग ये जिन यूजुन को अपने साथ खींचते हुए एक बार फिर दिव्य वस्तुओं की खोज के लिए डोंगबेन सिटी और जेड ब्यूटी सिटी की ओर चल पड़ा। इस बार लाभ उतना अधिक नहीं हुआ। हालांकि एक दौर के बाद भी उन्होंने लगभग 300 बिलियन विकास अंक हासिल कर लिए। इसके अलावा अंतिम संत मार्शल तकनीक मियाओ मांग स्काई सेबर और सेबर के स्वर्गीय दाव के एपिफानी के बाद शेष विकास बिंदुओं के साथ वर्तमान में अभी भी 600 अरब विकास बिंदु आरक्षित हैं। बहुत प्रचुर रिजर्व। क्या हमारी स्थिति अब बहुत अराजक हो गई है? वांग ये ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। 5 कप्तानों में से वह और जिन यूजुन सबसे अधिक परिचित थे। वह स्वर्गीय पूज्य कार्ड के स्वामी थे तथा स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति के सच्चे स्वर्ण मानक थे। द्वितीय कमांडर ने जिन यूजुन को धक्का दे दिया था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसकी युद्ध क्षमता कमजोर थी और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसकी पहचान बहुत महान थी। अगर कुछ घटित होता है तो इससे अनावश्यक परेशानी पैदा होगी। निश्चित रूप से जिन यूजुन ने वांग ये पर नजर डाली, क्या आप पहले ग्लेज्ड डेथ दायरे में नहीं गए थे? सामान्य समय में इतनी बकवास नहीं होगी। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैं काफी अंतर्मुखी हूँ, मैं बाहरी मामलों में खुद को शामिल नहीं करता, नहीं मुझे पैसे या महिलाओं की परवाह है, मैं केवल साधना और अपनी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। जिन यूजुन ने सिर हिलाया, ठंडी सांस ली। जब पेड़ गिरता है तो बंदर तितर बितर हो जाते हैं। जब दिव्य राजा डोंगबेन सत्ता में थे तो वे दुष्ट आत्माएं परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करती थीं। अब एक मिसाल कायम होने के बाद वे स्वाभाविक रूप से बेचैन हो गए हैं। कौन सी मिसाल? वांग ये ने पूछा। जिन यूजुन ने कहा, ट्रेजर वुड दिव्य जाति विभाजित हो गई है। वे कुछ हद तक हमारे जैसे ही हैं, उनके पास केवल एक कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन है। हालांकि उनके पास काफी अराजकता देवता हैं, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता हमारी तरह मजबूत नहीं है। दिव्य राजा डोंगबेन की अचानक मृत्यु के बाद उसके दिव्य क्षेत्रों में अराजकता जातियां एक एक करके बेचैन होने लगी और अंततः उच्च आयामी जातियों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रेजर वुड दिव्य जाति द्वारा नियंत्रित 24 दिव्य क्षेत्रों में आग लग गई। वांग ये ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या डोंगबेन आदिम जाति को इसकी परवाह नहीं है? जिन यूजुन ने ठंडे स्वर में कहा, वे स्वयं की देखभाल करने में बहुत व्यस्त हैं। यदि अन्य दिव्य जातियां डोंशी दिव्य मोती पा लेती हैं और शिखर ब्रह्मांडीय सागर का सच्चा ईश्वर एकीकृत होकर दिव्य राजा बन जाता है, तो उन्हें आदिम कुल से दिव्य जाति में पदावनत कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिव्य राजा डोंगबेन के बिना डोंगबेन आदिम जाति वास्तव में जेड ब्यूटी दिव्य जाति से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती, विशेष रूप से इसलिए कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति ने भी मानव महान वंश गठबंधन का नेतृत्व किया है, जिसने पूर्वी आदिम क्षेत्र की मानव जातियों को एक समूह में एकीकृत किया है।
मानव महान कबीले गठबंधन, वांग ये ने आश्चर्य से कहा। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? जिन यूजुन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, कबीले गठबंधन एक सामान्य घटना है। ये सिर्फ इतना है कि जब दिव्य राजा डोंगेन सत्ता में थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें मना किया था, इसलिए अधिकांश कबीले गठबंधन गुप्त थे। लेकिन स्वर्ग में हर जगह अफवाहें हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। दिव्य राजा डोंगेन एक सम्राट की तरह था। एट नोवेल्बन एट उनकी मृत्यु के बाद सभी पक्षों के राजाओं ने विद्रोह कर दिया, जिससे सर्वत्र अराजकता फैल गई। दैवी क्षेत्र लाभदायक हैं, कौन उन्हें नहीं चाहेगा? यदि दिव्य जातियां उन पर कब्जा कर लेती हैं तो उनके पास अधिक शक्तिशाली बनने का मौका होगा और संभवतः भविष्य में आदिम कुलों के रूप में उभरकर आदिम क्षेत्र के एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। उनमें व्याप्त अराजक जातियां, जिनके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन एकत्रित हो रहे हैं, संभवतः धीरे धीरे एकत्रित हो सकती हैं और अंततः एक नए ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य को जन्म दे सकती हैं, जो एक दिव्य जाति बन सकती है। भविष्य में जो भी व्यक्ति पूर्वी आदिम क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा, वह अपनी दिव्य जाति की स्थिति का उपयोग कर दिव्य क्षेत्र आवंटित करवा सकता है और एक शक्तिशाली गुट बन सकता है। उच्च आयामी जातियों के विद्रोह के संबंध में संभावनाएं अनेक हैं। संभवतः अनैच्छिक रूप से अराजक जातियों के अधीन होने के कारण उन्हें विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़ा, या शायद दिव्य क्षेत्रों के खजानों की लालसा रखते हुए लूट का माल साझा करना चाहते हैं, या फिर वे स्वयं को अराजक जातियों के रूप में भी स्थापित करना चाहते होंगे। लेकिन उद्देश्य चाहे जो भी हो, यह असंभव है कि उच्च आयामी जातियां स्वयं विद्रोह करेंगी, क्योंकि उनकी युद्ध क्षमता पर्याप्त नहीं है। उच्च आयामी जातियों का दमन, वांग ये ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन दमित उच्च आयामी जातियों में मनुष्य भी हैं। यदि ऐसा है तो ये दिलचस्प होगा। वांग ये ने छठे सैन्य कमांडर का नेतृत्व किया, जो एक मिशन पर कॉम्बैट डिपार्टमेंट के कैस्पेसटाइम शटल पर सवार थे। प्रत्येक दिव्य क्षेत्र स्वाभाविक रूप से अपने आसपास खाली नहीं है। भाग्य के दिव्य क्षेत्र और जन्मजात अराजकता क्षेत्र हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण को चुराने से पैदा हुए हैं। इससे भी अधिक, हजारों उच्च आयामी ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड हैं और करोड़ों स्वतंत्र आदि अराजकता तारे हैं। कोई नहीं जानता कि ये आदिम अराजक तारे कब उच्च आयामी ब्रह्मांड में परिवर्तित हो जाएंगे। ये और भी कम स्पष्ट है कि अराजकता ऊर्जा के आवरण के नीचे एक अराजकता देवता कहाँ गिरता है और उसका आंतरिक ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड एक नए उच्च आयामी ब्रह्मांड में बदल जाता है। आदिम ब्रह्मांडीय सागर का एकमात्र शाश्वत स्थिर तत्व दिव्य क्षेत्र है, क्योंकि यह अराजकता चरम पथ का विकास है जो महान आदिम नियंत्रक के हाथों से बनाया गया है। यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय सागर भी इसे किंचित मात्र भी नष्ट नहीं कर सकता। पहुँचने में कितना समय लगेगा? वांग ये ने पूछा। मून लेमन किंग ने कहा, पूर्ण गति से इसमें 69 वर्ष लगेंगे। इतनी दूर? वांग ये ने आश्चर्य व्यक्त किया। कॉम्बैट डिपार्टमेंट का कैस्पेसटाइम शटल नवीनतम मॉडल है, जो उस प्राचीन वस्तु से अलग है जिसे ओरिजिन एंसेस्टर ने स्वयं को दिया था। 69 वर्ष, जो कि लगभग महान आनंद दिव्य क्षेत्र की सीमा तक है। हाँ, स्लॉटर ब्लेड डिवाइन डोमेन के पास पहुंचते हुए ये कमजोर रक्षा के क्षेत्र में है, मून लेमन किंग ने कहा। अधिकांश उच्च आयामी जातियां जो क्षेत्रीय प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं, बाहरी क्षेत्रों में स्थित हैं और सभी में जागीरदार जातियां हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। दिव्य क्षेत्रों के जितना करीब होंगे, स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। उच्च आयामी जातियों के पास जीवित रहने के मूलतः 2 तरीके हैं। या तो जागीरदार बन जाओ या भारी क्षेत्रीय प्रबंधन शुल्क का भुगतान करो, अन्यथा वे कुछ ही मिनटों में नष्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आकाश जाति स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की जागीरदार है। क्षेत्रीय प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की ओर से युद्ध छेड़ने के लिए मजबूत सेनानियों को भेजना होगा। आपको स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का जागीरदार होने की जरूरत नहीं है। अराजकता जातियों सहित अन्य दिव्य जातियां भी विकल्प हैं। डार्क रेस नेदरवर्ल्ड रेस की एक जागीरदार है, उनके क्षेत्र नेदरवर्ल्ड रेस द्वारा संरक्षित हैं और क्षेत्रीय प्रबंधन शुल्क वास्तव में नेदरवर्ल्ड रेस की जिम्मेदारी है। बेशक, स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति को शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। यद्यपि स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति महान आनंद दिव्य क्षेत्र पर कब्जा करती है, वे केवल डोंगेन आदिम जाति के लिए काम कर रहे हैं। दिव्य राजा डोंगेन के अब मर जाने के बाद पूर्वी आदिम क्षेत्र में अराजकता फैल गई है, जहां प्रत्येक दिव्य जाति धन संपत्ति जमा कर रही है और बढ़ रही है। उच्च आयामी जातियां स्वाभाविक रूप से भारी प्रबंधन शुल्क सौंपना जारी नहीं रखना चाहती हैं। सटीकता से कहें तो ये वे जातियां हैं जो उन्हें जागीरदार के रूप में समर्थन देती हैं और भुगतान नहीं करना चाहती। जहां तक उन लोगों का प्रश्न है जिनके पास अन्य जातियां जागीरदार के रूप में नहीं हैं और जो स्वयं ही विकसित होते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक जाति, हालांकि वे अभी भी प्रादेशिक प्रबंधन शुल्क का भुगतान कर रहे हैं, फिर भी वे अनिर्णीत हैं और उनके दिल में संदेह है। क्या स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति वास्तव में उनकी रक्षा कर सकती है?
क्या स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति अगले ही क्षण समाप्त हो जाएगी? यदि बाद में अन्य जातियां उनसे क्षेत्रीय प्रबंधन शुल्क वसूलने लगे तो वे क्या करेंगे? लेकिन वे भुगतान न करने का साहस नहीं कर पाते। विशेषकर ईश्वरीय क्षेत्र के जितना अधिक निकट होंगे, उदाहरण बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब तक कितने लड़ाकू विभागों को दमन मिशन प्राप्त हुआ है? वांग ये ने पूछा। जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग आधा, चंद्र नींबू राजा ने उत्तर दिया। वांग ये ने सिर हिलाया। यानी 16 लड़ाकू विभाग। यदि औसतन प्रत्येक युद्ध विभाग 10 उच्च आयामी जातियों से निपटता है तो यह 160 उच्च आयामी जातियां हैं। ये संख्या थोड़ी अधिक है, वांग यी ने ठंडे स्वर में कहा। यद्यपि महान आनंद दिव्य क्षेत्र के बाहर हजारों उच्च आयामी ब्रह्मांड हैं, उनमें से कई दिव्य और अराजक जातियों से संबंधित हैं। इनमें से कई निजी भी हैं और उनकी हालत खराब हो रही है। उच्च आयामी जातियां वास्तव में बहुत अधिक नहीं बची हैं। मोटे तौर पर 5000 उच्च आयामी ब्रह्मांड हैं। दिव्य क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में मान लीजिए लगभग 1000। स्वतंत्र रूप से प्रादेशिक प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने वाली आधी जातियों को घटाने पर संभवतः लगभग 500 जागीरदार उच्च आयामी जातियां बचती हैं। लगभग 1/3 ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है, वांगे ने ठंडे मन से सोचा। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति, भीतर और बाहर से परेशान, वास्तव में एक अनिश्चित दुनिया में रहती है। बाकी लोग शायद ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि चीजें कैसे सामने आती हैं। यदि स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति ने चीजों को अच्छी तरह से नहीं संभाला तो वे विद्रोह भी कर सकते हैं। यहां तक कि वे उच्च आयामी जातियां जो क्षेत्रीय प्रबंधन शुल्क का भुगतान स्वतंत्र रूप से करती हैं, वे भी समय आने पर यथासंभव विलंब कर सकती हैं और बच सकती हैं। क्या इसमें कुछ हासिल करने को है? वांग ये ने धीरे से सांस छोड़ी। यदि ये केवल अपवाद होता तो भी यह निश्चित रूप से होता, लेकिन यदि कार्य को फैलाकर समग्रता में देखा जाए तो यह इतना निश्चित नहीं है। विशेषकर इसलिए क्योंकि इन सभी उच्च आयामी जातियों के पास अन्य दैवीय और अराजक जातियां भी हैं जो उनका समर्थन करती हैं। उन्हें संभालने में एक भी गलत कदम बड़ी मुसीबत ला सकता है। लेकिन ये स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का मामला है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, वांगे ने सोचा, जो चीज़ों को और भी अधिक अराजक होते देखकर बहुत खुश होगा। यदि स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति एकजुट हो गई तो उन्हें आकाश जाति और मूल ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और तब वास्तविक परेशानी शुरू होगी। अब पैसा बनाएं, लाभ उठाए, सभी जोखिम और परिणाम स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति द्वारा वहन किए जाएंगे। वांगे को बहुत आराम महसूस हुआ। तारांकन एट नोवेल बिन अटैक्ड। हुश हुश हुश। ना कॉम्बैट डिपार्टमेंट से 3 कैश स्पेसटाइम शटल्स आदिम ब्रह्मांडीय सागर से होकर तेज गति से उड़ रहे थे। मोटी ऊर्जा ग्रिड झिल्ली में बंद होने के कारण उनकी गति सीमा तक बढ़ गई थी। तीसरे कमांडर, क्या ये वास्तव में एक अच्छा विचार है? कप्तान स्टोनमैन सम्राट ने हिचकिचाते हुए कहा। इसमें क्या गड़बड़ है? सम्राट जिनगुशी ने अपने हाथ पीछे करके सिर ऊंचा करके उत्तर दिया। स्टोनमैन सम्राट ने कहा, यह स्पष्ट रूप से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा छठे कमांडर के लिए एक लाभ है। क्या हम इस तरह से हस्तक्षेप करके वरिष्ठ अधिकारी को परेशान नहीं करेंगे? सम्राट जिनगुशी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे क्या परवाह अगर वह दुखी है। वह इस बात पर विचार क्यों नहीं करती कि हम खुश हैं या नहीं। छठे कमांडर जैसे नौसिखिए को ऐसा मिशन क्यों मिलना चाहिए? स्टोनमैन सम्राट ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ग्लेज्ड डेथ रियल मिशन में वरिष्ठ अधिकारी की महत्वपूर्ण सहायता की थी। सम्राट जिनगुशी की आंखें तेज हो गईं, क्या हमने वरिष्ठ अधिकारी के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाई है? मेरे तीसरे सेना कमांडर ने अवसरों की भूमि में अराजकता जातियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई में काफी नुकसान उठाया है। पाषाण सम्राट ने धीरे से आह भरी। वह जानता था कि एक बार तीसरे कमांडर ने निर्णय ले लिया तो उसे बदला नहीं जा सकता। सम्राट जिनगुशी ने कहा, चिंता मत करो, हम शीघ्र लाभ कमाएंगे और समग्र स्थिति को प्रभावित किए बिना या महारानी जिनगेना को मुझे परेशान करने का मौका दिए बिना चले जाएंगे। पाषाण मानव सम्राट ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। अगर बड़े अधिकारी को यह बात पता चल गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन तीसरे कमांडर को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। उसके पास पहचान थी, कद था और सबसे महत्वपूर्ण बात,